एपिसोड 146। सामने खड़े इन लोगों को देखकर शिवम को थोड़ा गुस्सा आया। जब से शिवम ने आध्यात्मिक मंडल में कदम रखा था, वह लोगों को मारने के मामले में और भी शांत हो गया था। लेकिन शिवम ने ओल्ड मास्टर गोयल से वादा किया था कि वह उन्हें एक रास्ता देगा, इसलिए शिवम ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को काबू में किया। तो तुम लोग क्या चाहते हो? शिवम ने ठंडे स्वर में पूछा। पंकज ने हंसी उड़ाते हुए कहा, मेरे बेटे की काबिलियत के हिसाब से वह कम से कम 100 करोड़ कमा सकता है। ऐसे करो, हमें 100 करोड़ दो और हम तुरंत निकल लेंगे। इसे सुनकर शिवम को हंसी आ गई। 100 करोड़? तुम लोग इतनी बड़ी मांग करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? शिवम ने ठंडे लहजे में कहा। पंकज ने तंज कसते हुए कहा, बकवास मत करो। अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं आज यहीं से नहीं हटूंगा। ये कहकर पंकज सीधे दरवाजे की ओर चला गया और वहां बैठ गया। शिवम ने पंकज को ठंडी नजरों से देखा और कुछ देर तक चुप रहा। क्या तुम भी गोयल परिवार का हिस्सा हो? काफी देर बाद शिवम ने अचानक पूछा। पंकज ठिठक गया और झुंझलाहट भरे लहजे में बोला, इससे तुम्हें क्या मतलब? बस हाँ या ना में जवाब दो, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। पंकज कुछ पल के लिए चुप रहा, उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। वह जानता था कि शिवम और गोयल परिवार के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। अगर वह गोयल परिवार का हिस्सा होता तो शायद उसे आज कुछ नहीं मिलता। ये सोचकर पंकज ने गर्व से कहा, मैं पिछले 10 साल से गोयल परिवार के घर नहीं लौटा। सख्ती से कहूं तो मैं गोयल परिवार का हिस्सा नहीं हूं। ठीक है, शिवम ने ठंडी हंसी के साथ कहा, चूंकि तुम गोयल परिवार के नहीं हो तो मुझे राहत है। ये कहकर शिवम पंकज की ओर बढ़ा। पंकज तुरंत खुश हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसने सही अंदाजा लगाया था। ये सोचकर पंकज तुरंत जमीन से उठ खड़ा हुआ। बस 100 करोड़? मैंने तो ज्यादा मांगा भी नहीं। कम से कम तुम समझदार तो हो, पंकज ने मुस्कुराते हुए कहा। पंकज और बाकियों ने धीरे से बड़बड़ाया, सोचा नहीं था कि इस लड़के के पास वाकई 100 करोड़ होंगे। कमाल है। लेकिन अगले ही पल पंकज और बाकियों के चेहरे एकदम पीले पड़ गए। शिवम ने अपना हाथ लहराया और पंकज के सिर पर जोर से प्रहार किया। फिर शिवम ने उसका कॉलर पकड़ा और उसे पंकज के सामने फेंक दिया। चूंकि तुम गोयल परिवार के नहीं हो तो तुम मर सकते हो, शिवम ने ठंडी हंसी के साथ कहा। पंकज और सुमन दोनों हैरान रह गए। आधे सेकंड बाद सुमन के मुंह से चीख निकल पड़ी। कत्ल! सुमन का पूरा शरीर कांप रहा था। उसके पैर कमजोर हो गए, वह भागना चाहती थी लेकिन उसके पैर हिल ही नहीं रहे थे। पंकज के होंठ भी कांप रहे थे और वह इतना डर गया कि उसकी पैंट गीली हो गई। शिवम ने पंकज को ठंडी नजरों से देखा और कहा, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो बेहतर होगा कि दोबारा मुझे तंग न करो। पंकज पहले ही डर से मरा जा रहा था, वह भला जवाब देने की हिम्मत कैसे करता। वह सुमन को खींचकर ले गया और किसी तरह कार में चढ़ा। कार में बैठते ही दोनों ने तेजी से गाड़ी भगाई। उनकी जाती हुई कार को देखकर शिवम ने गहरी सांस ली। उसने अपनी उंगली हिलाई और एक छोटी सी आध्यात्मिक आग की चिंगारी पंकज के शरीर पर जा गिरी। 1 मिनट से भी कम समय में पंकज का शरीर पूरी तरह जलकर राख हो गया। घर लौटने के बाद शिवम ने अपने कपड़े बदले और कुछ जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए गोदाम की ओर जाने की तैयारी की ताकि वह आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ अभ्यास कर सके। लेकिन जब वह गोदाम पहुंचा तो उसे गोदाम खाली मिला। कोई जड़ी बूटी नहीं बची, शिवम ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। वह रघुनाथ को फोन करना चाहता था लेकिन फिर सोचा कि जब उसके पास करने को कुछ नहीं है तो क्यों न बाहर टहल लिया जाए। इसलिए शिवम ने अपनी कार निकाली और जयपुर के आयुर्वेद मेडिकल हॉस्पिटल की ओर चल पड़ा। जल्द ही शिवम आयुर्वेद मेडिकल हॉस्पिटल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। आज हॉस्पिटल के प्रवेश द्वार पर खासा भीड़ थी। वहां एक बड़ा सा साइन बोर्ड लटका हुआ था जिस पर साफ साफ लिखा था, प्रांतीय राजधानी का आयुर्वेद जीनियस सिद्धार्थ मुफ्त चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं। आयुर्वेद जीनियस, शिवम ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि आज इतनी भीड़ है। शिवम ने कार पार्क की और हॉस्पिटल के अंदर चला गया। उसने देखा कि हॉस्पिटल के हॉल में एक लंबी लाइन लगी थी। एक 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति सामने बैठे थे। इस बुजुर्ग के चेहरे पर एक तरह की विद्वता झलक रही थी, लेकिन उनकी आंखों में घमंड साफ दिख रहा था। ये व्यक्ति शायद सिद्धार्थ है, शिवम ने एक नजर डालते हुए धीरे से कहा। चूंकि वह एक आयुर्वेद जीनियस था तो वह निश्चित रूप से इस मेडिकल कॉन्फ्रेंस में मौजूद होगा। ये सोचकर शिवम ने इस आयुर्वेद जीनियस की काबिलियत देखने के लिए लाइन में लगने का फैसला किया। इसलिए शिवम लाइन के सबसे पीछे खड़ा हो गया और चुपचाप इंतजार करने लगा। लाइन बहुत लंबी थी क्योंकि बहुत सारे लोग खबर सुनकर आए थे। इनमें से कुछ लोग वाकई इलाज के लिए आए थे तो कुछ लोग सिर्फ तमाशा देखने आए थे। शिवम के सामने एक महिला अपने बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी। यह महिला बहुत साधारण कपड़े पहने थी और एक नज़र में ही पता चल रहा था कि वह गरीब परिवार से थी। 2 घंटे बाद शिवम आखिरकार सिद्धार्थ के करीब पहुंचा। उसके सामने वाली महिला जल्दी से अपने बच्चे को लेकर आगे बढ़ी। उसने घबराते हुए कहा, डॉक्टर,
डॉक्टर सिद्धार्थ, कृपया मेरी बेटी को देखिए, उसका बुखार कम नहीं हो रहा। उसने बहुत सारी दवाएं ली लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सिद्धार्थ ने उस महिला की ओर एक नजर डाली लेकिन कुछ नहीं बोला। इसके बजाय उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। महिला तुरंत हैरान रह गई और जल्दी से बोली, डॉक्टर सिद्धार्थ, कृपया बच्ची को देख लीजिए। सिद्धार्थ फिर भी चुप रहा। उसने बस अपना हाथ मेज पर रख दिया। महिला का चेहरा उलझन में पड़ गया। उसने हिचकते हुए पूछा, डॉक्टर सिद्धार्थ। तभी सिद्धार्थ के पास खड़ा एक युवक झुंझलाहट भरे लहजे में बोला, क्या चिल्ला रही हो? इतनी समझ नहीं है, खाली हाथ क्यों आए? महिला ने शर्मिंदगी से कहा, क्या साइन बोर्ड पर मुफ्त इलाज की बात नहीं लिखी थी? मुफ्त इलाज? युवक ने तंज कसते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता कि डॉक्टर सिद्धार्थ को सम्मान देने के लिए कुछ लाना चाहिए? कितनी बेवकूफ हो, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम गरीब हो, युवक ने धीरे से बड़बड़ाया। महिला तुरंत घबरा गई। उसने अपनी सारी जेबें टटोली और किसी तरह 100 रुपये इकट्ठा किए। डॉक्टर सिद्धार्थ, मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं। महिला ने कांपते हाथों से 100 रुपये आगे बढ़ाए। हाँ, ये मेरे गांव से लाए हुए अंडे हैं, मैं इन्हें डॉक्टर सिद्धार्थ को देती हूँ। महिला ने जल्दी से जमीन से अंडों की टोकरी उठाई। सिद्धार्थ ने उसकी ओर एक नजर डाली और हंसी उड़ाते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं भिखारी हूँ? ये कहकर अंडों की टोकरी जमीन पर पटक दी गई। पीछे खड़े शिवम का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। सिद्धार्थ वाकई बहुत घमंडी था। अगर उसे पैसे चाहिए थे तो मुफ्त इलाज की बात क्यों की? अरे हटो जरा। तभी एक सोने की चेन पहने हुए आदमी आया और रूखेपन से लाइन के सबसे आगे घुस गया। महाशय, मैं पहले आई थी, महिला ने धीरे से कहा। सोने की चेन वाले आदमी ने महिला को घूरते हुए डांटा, तो क्या हुआ अगर तुम पहले आए? मैं लाइन तोड़ रहा हूँ, अगर तुम्हें दिक्कत है तो चुपचाप बर्दाश्त करो। ये कहकर उस आदमी ने अपनी जेब से एक जेड पेंडेंट निकाला और उसे सिद्धार्थ के हाथ में थमा दिया। डॉक्टर सिद्धार्थ, मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? सोने की चेन वाले आदमी ने आंख मारते हुए कहा। सिद्धार्थ ने चुपके से जेड पेंडेंट ले लिया और उसका रवैया तुरंत बदल गया। आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सिद्धार्थ ने नर्म स्वर में पूछा। सोने की चेन वाला आदमी मुस्कुराया और बोला, मुझे काफी समय हो गया है, क्या आप मेरी जांच कर सकते हैं? सिद्धार्थ हंसा और बोला, कोई दिक्कत नहीं। सिद्धार्थ का ये रवैया देखकर शिवम का गुस्सा और भड़क गया। महिला इन दोनों का विरोध नहीं कर सकती थी। वह बस अपनी गोद में बच्ची को देखकर चुपके से रोने लगी। शिवम का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और सोने की चेन वाले आदमी के सामने खड़ा हो गया। फिर उसने सिद्धार्थ की ओर देखा और कहा, डॉक्टर सिद्धार्थ, मेरे पास इससे भी बेहतर खजाना है, क्या मैं पहले जा सकता हूँ? तुम कौन है? तुझे लाइन में लगना नहीं आता? सोने की चेन वाला आदमी गुस्से में बोला। शिवम ने उसकी ओर एक नजर डाली और ठंडी हंसी के साथ कहा, क्या तुम लाइन में लग रहे हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे रास्ते से हट। ये कहकर सोने की चेन वाला आदमी शिवम का कंधा पकड़कर उसे एक तरफ खींचने लगा, लेकिन उसने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी वह शिवम को हिला नहीं सका। ठीक है, बस तुम इंतजार कर, सोने की चेन वाला आदमी ने शिवम की नाक की ओर उंगली दिखाते हुए डांटा। जयपुर में तुम मुझसे पंगा ले रहा है, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। ये कहकर उसने फोन निकाला और किसी को कॉल करने लगा। शिवम ने उसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया। इसके बजाय उसने सिद्धार्थ की ओर देखा और ठंडी हंसी के साथ कहा, डॉक्टर सिद्धार्थ, क्या मैं? सिद्धार्थ ने बेफिक्री से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन पहले मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास कैसा खजाना है। अगर यह वाकई कीमती हुआ तो मैं तुम्हें पहले देख लूंगा। शिवम ने सिर हिलाया। उसने अपना हाथ लहराया और बोला, यही है। सिद्धार्थ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या मतलब? तुम्हारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। नहीं है, मेरे हाथ में है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? शिवम ने पूछा। सिद्धार्थ ने भौहें तानते हुए कुछ नाराजगी के साथ कहा, तुम्हारे हाथ में साफ साफ कुछ नहीं है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? शिवम ने अपना हाथ लहराया और ठंडी हंसी के साथ कहा, क्या मैं मजाक नहीं कर रहा? ये कहकर शिवम ने सिद्धार्थ के चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। सिद्धार्थ तुरंत कुर्सी से उड़कर नीचे गिर पड़ा। क्या तुम्हें एक थप्पड़ चाहिए? शिवम ने ठंडी हंसी के साथ कहा। सिद्धार्थ तुरंत गुस्से से लाल हो गया। वह जमीन से उठा और शिवम की नाक की ओर उंगली दिखाते हुए चिल्लाया, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? पागल हो गए हो क्या? भीड़ ने भी फुसफुसाते हुए कहा, इसने डॉक्टर सिद्धार्थ को मार दिया। इस नौजवान का बैकग्राउंड क्या है? हाँ, अगर इसने डॉक्टर सिद्धार्थ को नाराज कर दिया तो क्या वह हमारा इलाज करेगा? नौजवान लोग इतने आवेगी होते हैं। भीड़ की फुसफुसाहट सुनकर शिवम को दिल से दुख हुआ। ये लोग बस अपने सामने वाले फायदे की चिंता करते थे। अगर अत्याचार उन पर नहीं होता तो वे न तो खड़े होते और न ही विरोध करते। इसी वजह से उत्पीड़न करने वाले इतने बेखौफ हो गए थे। शिवम ने सिद्धार्थ को ठंडी नजरों से देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम आयुर्वेद जीनियस कहलाने के लायक हो?
क्या तुम में एक डॉक्टर की करुणा भी है? इस महिला की गोद में बच्ची को तेज बुखार है, फिर भी तुमने उसका इलाज नहीं किया। और वह सोने की चेन वाला आदमी जिसे बस समय की कमी थी, उसका इलाज करने को तैयार हो गए। क्या तुम्हें डॉक्टर कहा जा सकता है? तुम जैसे इंसान खुद को आयुर्वेद जीनियस कहते हो। कितना बड़ा मजाक है। सिद्धार्थ का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने शिवम की बातों को दिल से नहीं लिया। इसके बजाय उसने शिवम की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, यही समाज का तरीका है। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, फिर भी तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे लिए काम करें। केवल कमजोर लोग बुरे नियमों का पालन करते हैं, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। हा हा हा, सिद्धार्थ जोर से हंस पड़ा। तुमने मुझे मारा, क्या तुमने इसके परिणामों के बारे में सोचा? सिद्धार्थ ने जोर से सवाल किया। शिवम ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अगर तुमने एक कीड़ा मार दिया तो क्या तुम इसके परिणामों के बारे में सोचते हो? सिद्धार्थ का चेहरा अचानक बदल गया। उसने शिवम की ओर उंगली दिखाते हुए गाली दी, तुम मुझे कीड़ा कहने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें पता है कि मेरा क्या रुतबा है? क्या तुम्हें पता है कि कितने बड़े बड़े लोग मेरे एहसानमंद हैं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, शिवम ने ठंडी हंसी के साथ कहा। सिद्धार्थ का चेहरा बदल गया। तभी उसने अचानक दरवाजे की ओर देखा और खुशी से बोला, बच्चे, तुम्हारी सजा आ गई। उसने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर टैटू वाले कई हटे कट्टे लोग आ रहे थे। ये लोग बेहद डरावने और बदमाश दिख रहे थे। बच्चे, तुमने मेरे सामने लाइन तोड़ने की हिम्मत की और डॉक्टर सिद्धार्थ को मारने की भी। मैं आज तुझे अपाहिज कर दूंगा। सोने की चेन वाला आदमी घमंड से बोला। शिवम को ऐसे छोटे मोटे इंसान पर हाथ उठाना भी बेकार लगा। उसने अपना फोन निकाला और तुरंत रघुनाथ को कॉल किया। जयपुर के आयुर्वेद मेडिकल हॉस्पिटल आओ और अपने लोगों को साथ लाओ, शिवम ने संक्षिप्त और सटीक शब्दों में कहा। ये कहकर उसने फोन काट दिया। दूसरी तरफ रघुनाथ को स्थिति का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन शिवम उसका फाइनेंशियल बैकर था। वह शिवम की बात के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। सोचने के बाद रघुनाथ ने लांस से कहा, जाओ और अपने सारे दोस्तों को बुलाओ। तुरंत आयुर्वेद मेडिकल हॉस्पिटल जाओ, उसने कहा। हॉस्पिटल में सोने की चेन वाला आदमी शिवम की ओर उंगली दिखाते हुए गालियां दे रहा था। बच्चे, अभी भी मुझसे माफी मांगने का समय है। शिवम ने उसकी ओर एक नजर डाली और कहा, तुम एक मामूली इंसान है। तुम मेरे समय के लायक नहीं है। बस इंतजार कर, कोई आएगा और तुझसे बात करेगा। गाली दे रहा है, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। तुम एक मामूली इंसान है। तुम अपने आप को क्या समझता है? सोने की चेन वाला आदमी गालियां देता रहा। पास में बैठे सिद्धार्थ ने चाय पीते हुए बैठे थे, जैसे वह तमाशा देखने का इंतजार कर रहे हों। तुम्हारी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन तुम्हें जल्दी से चले जाना चाहिए। मेरे लिए तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, पास में खड़ी महिला ने घबराते हुए कहा। शिवम ने मुस्कुराकर उसे दिलासा दिया, चिंता मत करो, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। ये कहकर शिवम ने उसकी गोद में बच्ची की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हारी बेटी की बीमारी का इलाज करूंगा। हाँ, तुम तो बड़ा घमंडी है, सिद्धार्थ ने ठहाका लगाते हुए कहा। तुम अपने आप को क्या समझता है? तुम लोगों का इलाज कर सकता है? शिवम ने उसकी ओर एक नजर डाली और कहा, मैं कोई भी हूँ, तुझ जैसे नीच इंसान से तो कहीं बेहतर हूँ। डॉक्टर सिद्धार्थ, इस मामले को मुझे सौंप दो, सोने की चेन वाला आदमी चिल्लाया, जैसे वह श्रेय लेना चाहता हो। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और उदासीनता से कहा, जब तक तुम इस लड़के का हिसाब कर दोगे, मैं तुम्हारी बीमारी का 3 बार मुफ्त इलाज करूंगा। सच में? धन्यवाद डॉक्टर सिद्धार्थ। सोने की चेन वाला आदमी तुरंत खुशी से उछल पड़ा। धड़ाम, तभी बाहर से इंजनों की आवाज आई। उन्होंने देखा कि अनगिनत कारें हॉस्पिटल की ओर बढ़ रही थीं। ये कारें आयुर्वेद मेडिकल हॉस्पिटल के प्रवेश द्वार पर रुक गईं। फिर कई हटे कट्टे लोग कारों से कूद पड़े। ये दृश्य देखकर सभी के चेहरे डर से पीले पड़ गए। सोने की चेन वाला आदमी हैरान रह गया और बड़बड़ाया, मिस्टर रघुनाथ यहाँ क्यों हैं? मिस्टर रघुनाथ, आप यहाँ क्यों आए? हालांकि सोने की चेन वाले आदमी को कुछ समझ नहीं आया, फिर भी वह जल्दी से सिगरेट लेकर उनके पास गया। रघुनाथ ने उसकी ओर देखा भी नहीं। इसके बजाय वह तेजी से शिवम की ओर बढ़ा। उसने अपने माथे का पसीना पोंछा और कहा, मिस्टर शिवम, आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? रघुनाथ का ये घबराया हुआ रवैया देखकर भीड़ हैरान रह गई, और सोने की चेन वाले आदमी का चेहरा एकदम बदल गया। उन जैसे लोगों के लिए रघुनाथ एक लीजेंड था। कोई भी उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। तो ये लोग उस नौजवान ने बुलाए थे। कोई आश्चर्य नहीं कि यह नौजवान इतना बेफिक्र है। लगता है इसका बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। सभी लोग उत्साह से चर्चा करने लगे और एक साथ कुछ कदम पीछे हट गए। शिवम ने सोने की चेन वाले आदमी की ओर एक नजर डाली और कहा, इस इंसान को तुम्हें सौंपता हूं। रघुनाथ ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, कोई दिक्कत नहीं। ये कहकर रघुनाथ ने हाथ का इशारा किया और सभी लोग तुरंत आगे बढ़े। कुछ ही पलों में उन्होंने सोने की चेन वाले आदमी को जमीन पर दबा दिया। मिस्टर रघुनाथ, मुझे नहीं पता था कि वह आपका आदमी है। मैं
मैं गलत था। सोने की चेन वाला आदमी डर से कांपते हुए बोला। रघुनाथ ने यह सुनकर तुरंत डांटा, मेरा आदमी, यह मिस्टर शिवम है। अगर तुमने बेअदबी की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। शिवम का नाम सुनते ही एक बार फिर हंगामा मच गया। तो ये शिवम है, कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना कॉन्फिडेंट है। कुछ समय पहले ही शिवम ने उदयपुर के सैनी परिवार को हरा दिया था। सुना है कि उसकी चिकित्सा कला भी कमाल की है। पास में बैठे सिद्धार्थ ने अपनी आंखें सिकुड़ी। उसने शिवम को ऊपर से नीचे तक देखा और ठंडी हंसी के साथ कहा, तो तुम शिवम हो? मैंने तुम्हारा नाम सुना है। सुना है कि आत्मा पोषण गोली तुमने ही बनाई थी। शिवम ने उसकी ओर एक नजर डाली और कहा, मुझे खेद है लेकिन मैंने तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना। सिद्धार्थ का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, शिवम, अगर बात करें तो तुम और मैं एक ही क्षेत्र के लोग हैं। फिर तुम एक गरीब के लिए मुझसे क्यों उलझ रहे हो? एक ही क्षेत्र के, शिवम ने ठंडी हंसी के साथ कहा। जो इंसान पैसे का लालची हो, नीचे वालों को कुचले और ऊपर वालों की चाटुकारिता करे, वह मेरे साथ एक क्षेत्र का होने के लायक है। शिवम ने कठोर शब्दों में कहा, जिससे सिद्धार्थ का चेहरा लाल हो गया। सिद्धार्थ ने ठंडे चेहरे के साथ कहा, शिवम, ज्यादा घमंड मत करो। देर सवेर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। मुझे खेद है, मुझे मेरी पूरी जिंदगी में तुम जैसे इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही सिद्धार्थ गुस्से में भड़कने वाला था, एक सूट टाई में मध्यम आयु का आदमी दौड़ता हुआ आया। यह मध्यम आयु का आदमी और कोई नहीं बल्कि आयुर्वेद मेडिकल हॉस्पिटल का डीन मिस्टर रोमन था। वह घबराते हुए दोनों लोगों के बीच में आया और शर्मिंदगी भरे लहजे में पूछा, ये क्या हो रहा है? सिद्धार्थ ने तुरंत तंज कसते हुए कहा, मिस्टर रोमन, मैं हजारों मील दूर प्रांतीय राजधानी से जयपुर आपके लिए मरीजों का इलाज करने आया। क्या आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? मिस्टर रोमन ने जल्दी से कहा, डॉक्टर सिद्धार्थ, क्या कोई गलतफहमी हुई है? गलतफहमी? सिद्धार्थ ने भौहें तानते हुए कहा, मैं आपके लिए मरीजों का इलाज करने की खातिर आया, लेकिन यह इंसान आकर हंगामा कर रहा है। मिस्टर रोमन, आपके हॉस्पिटल की सिक्योरिटी कैसी है? मिस्टर रोमन ने शिवम की ओर एक नजर डाली और मन ही मन शिकायत करने लगे। शिवम हाल ही में मशहूर हो गया था, इसलिए मिस्टर रोमन इन दोनों में से किसी को भी नाराज नहीं कर सकते थे। मिस्टर शिवम, आखिर माजरा क्या है? मिस्टर रोमन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। शिवम ने उनकी ओर एक नजर डाली और कहा, इस तरह के इंसान को बुलाकर क्या आप अपने हॉस्पिटल की साख को प्रभावित करने से नहीं डरते? मिस्टर रोमन, आपने सुना ना, चाहे कुछ भी हो, मैं उनका सीनियर हूं, फिर भी इसने मुझसे इतनी बदतमीजी से बात की। सिद्धार्थ ने ठंडे लहजे में कहा, मैं मांग करता हूं कि आप इसे तुरंत बाहर निकालें, वरना मैं आज की सारी कंसल्टेशन रद्द कर दूंगा। सिद्धार्थ की आवाज में धमकी का पुट था। भीड़ तुरंत घबरा गई। वे इतनी देर से लाइन में खड़े थे। सिद्धार्थ को देखने के लिए कई लोगों ने खास तौर पर छुट्टी ली थी। मिस्टर रोमन और भी परेशान हो गए। सिद्धार्थ को बुलाने के लिए उन्होंने बड़ी रकम खर्च की थी। अगर वह अब चला गया तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। सिद्धार्थ ने शिवम को घमंड भरी नजरों से देखा और ठंडी हंसी के साथ कहा, बच्चे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम दयालु हो? तो जल्दी से निकल लो, वरना इन लोगों को इलाज के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। कहीं और जाना? शिवम ने भौहें तानते हुए कहा, क्या तुम सचमुच अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अलावा कोई और लोगों का इलाज नहीं कर सकता? शिवम ने बार बार ठंडी हंसी के साथ कहा। सिद्धार्थ ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? शिवम ने सिद्धार्थ की ओर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने मिस्टर रोमन की ओर देखा और कहा, मिस्टर रोमन, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं सिद्धार्थ की जगह लेने को तैयार हूं। मैं मुफ्त में कंसल्टेशन दूंगा और मरीजों का मुफ्त इलाज करूंगा। हा 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 हा। शिवम के बोलते ही सिद्धार्थ जोर से हंस पड़ा। शिवम, क्या तुम्हें लगता है कि आत्मा पोषण गोली बना लेने से तुम्हारी चिकित्सा कला असाधारण हो गई है? सिद्धार्थ ने जोर से सवाल किया। मैं, सिद्धार्थ, 8 साल की उम्र से दवा का अध्ययन शुरू किया, 19 की उम्र में मशहूर हो गया और 27 की उम्र में आयुर्वेद और पश्चिमी चिकित्सा में महारत हासिल कर ली। अब मुझे आयुर्वेद जीनियस कहा जाता है। तुम अपने आप को क्या समझते हो? सिद्धार्थ ने ठंडी हंसी के साथ कहा। मिस्टर रोमन भी कुछ उलझन में थे। आखिरकार वह शिवम से बिल्कुल परिचित नहीं थे। इसके अलावा चिकित्सा जगत में शिवम की ज्यादा ख्याति नहीं थी। मिस्टर शिवम, आपका रुतबा बड़ा है, आप हमारे मरीजों का इलाज कैसे कर सकते हैं? उनके पास खड़े व्यक्ति ने धीरे से कहा। हाँ मिस्टर शिवम, आप पहले चले जाइए, हम कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं। मिस्टर शिवम, हम जानते हैं कि आपका इरादा अच्छा है, लेकिन सभी लोग आगे बढ़कर सलाह देने लगे। जाहिर था कि उन्हें शिवम की काबिलियत पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। शिवम ने मिस्टर रोमन की ओर देखा और कहा, मिस्टर रोमन, आपका क्या ख्याल है? मिस्टर रोमन ने थोड़ा सोचा और हिम्मत जुटाकर कहा, मिस्टर शिवम, मैं जानता हूं कि आपकी ख्याति बड़ी है। बस इतना है कि हमने आपकी चिकित्सा कला के बारे में सिर्फ सुना है, देखा नहीं है।
क्या आप इसे यहीं पर दिखा सकते हैं? हाँ, मिस्टर शिवम, ऐसा नहीं है कि हम आप पर भरोसा नहीं करते, लेकिन हम जोखिम नहीं लेना चाहते, पास में खड़े किसी ने कहा। शिवम ने सिर हिलाया। उसने पास में खड़ी महिला की ओर देखा और विनम्रता से कहा, मैंने अभी वादा किया था कि मैं आपकी बेटी की बीमारी का इलाज करूंगा। क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगी? महिला का चेहरा कुछ उलझन में पड़ गया। उसने अपनी गोद में रोती हुई बच्ची को देखा और फिर शिवम की ओर। फिर उसने दांत पीसते हुए कहा, मिस्टर शिवम, मैं आप पर भरोसा करती हूँ क्योंकि आप मेरे जैसे गरीब के लिए सिद्धार्थ से उलझ गए। ठीक है। शिवम तुरंत बच्ची के सामने गया। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और बच्ची के माथे पर रख दिया। इसके बाद शिवम की हथेली से आध्यात्मिक ऊर्जा की हल्की धारा बच्ची के माथे की ओर बढ़ी। मात्र 30 सेकंड में बच्ची का रोना अचानक बंद हो गया। महिला हैरान रह गई। उसने जल्दी से अपना हाथ उठाया और बच्ची के माथे पर रखा। वह चिल्लाई, बुखार वाकई कम हो गया, बुखार वाकई कम हो गया। मिस्टर रोमन जल्दी से आगे बढ़े और बच्ची की जांच की। बुखार वाकई कम हो गया है, मिस्टर रोमन ने हैरानी से कहा। मिस्टर शिवम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महिला शिवम को झुककर प्रणाम करना चाहती थी। शिवम ने धीरे से अपना हाथ हिलाया और एक हल्की शक्ति ने महिला को उठा लिया। मैं अपने वादे से कभी मुकरता नहीं। आपको मुझे प्रणाम करने की जरूरत नहीं, शिवम ने उदासीनता से कहा। भीड़ में तुरंत हंगामा मच गया। सिर्फ हाथ बढ़ाकर उसने बच्ची की बीमारी ठीक कर दी। ये कैसी चिकित्सा कला थी? शिवम ने शांतिपूर्वक अपनी हथेलियां पीछे रखीं। ये थी उसकी आध्यात्मिक मंडल की ताकत। सामान्य बीमारियों को केवल आध्यात्मिक ऊर्जा से ठीक किया जा सकता था। पास में खड़े मिस्टर रोमन जल्दी से शिवम के पास आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मिस्टर शिवम, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। ये कहकर मिस्टर रोमन सिद्धार्थ की ओर मुड़े और बोले, डॉक्टर सिद्धार्थ, मैंने सारी घटना सर्विलांस कैमरों के जरिए साफ साफ देखी। मैंने आपको मुफ्त कंसल्टेशन के लिए बुलाने के लिए अच्छी खासी रकम दी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप निजी तौर पर रिश्वत ले रहे हैं, इसलिए मुझे खेद है। मिस्टर रोमन ने न तो झुकते हुए और न ही दबाव में आते हुए कहा। शिवम को मिस्टर रोमन का ये व्यवहार काफी पसंद आया और उसने हल्के से सिर हिलाया। सिद्धार्थ का चेहरा बर्फ सा ठंडा हो गया। उसने मिस्टर रोमन को देखा और कहा, मिस्टर रोमन, मुझे उम्मीद है कि आपको इसका पछतावा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, मिस्टर रोमन ने बेफिक्री से कहा। सिद्धार्थ, अब तुम जा सकते हो, शिवम ने ठंडे स्वर में डांटा। सिद्धार्थ का चेहरा बेहद नाराज था। उसने अपने पास खड़े दो लोगों की ओर देखा। दोनों ने तुरंत इशारा समझ लिया। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और अचानक शिवम पर मुक्का चलाया। शिवम पहले ही भांप चुका था कि ये दोनों आंतरिक शक्ति के मास्टर थे, इसलिए वह तैयार था। शिवम ने शांतिपूर्वक अपने हाथ उठाए और उनका सामना किया। एक तेज आवाज के साथ दोनों उड़कर पीछे जा गिरे। उनके हाथों की हड्डियां टूट गईं और वे दर्द से कराह रहे थे। तुम लोग मुझसे उलझने की हिम्मत करते हो, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। दोनों जमीन से उठे और बिना कुछ कहे सिद्धार्थ के पास खड़े हो गए। शिवम, तुम्हें अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। एक मशहूर डॉक्टर की ताकत को कम मत समझो, सिद्धार्थ ने ठंडे स्वर में कहा। शिवम ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम्हारी चिकित्सा कला कितनी भी अच्छी हो, अगर तुम में चिकित्सा नैतिकता नहीं है तो वह बेकार है। हा, सिद्धार्थ जोर से हंस पड़ा। मेरी चिकित्सा कला मेरे लिए सिर्फ बड़े बड़े लोगों से जान पहचान बनाने का जरिया है। और मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी दयालुता तुम्हें कहां तक ले जाती है, सिद्धार्थ ने क्रूरता से कहा। ये कहकर सिद्धार्थ मुड़ा और चला गया। भीड़ ने तुरंत जोरदार तालियां बजाईं। अनगिनत लोग शिवम की तारीफ कर रहे थे और शिवम ने भी अपना वादा निभाया। वह तुरंत सिद्धार्थ की सीट पर बैठ गया और सभी का इलाज शुरू कर दिया। पूरा दिन रात के 9 बजे तक हॉस्पिटल धीरे धीरे शांत हुआ। शिवम ने अपने शरीर को खींचा और उसे बहुत थकान महसूस हुई। आध्यात्मिक ऊर्जा की इतनी बड़ी खपत ऐसी थी कि शिवम भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मिस्टर शिवम, हमने आपको सचमुच परेशान किया, मिस्टर रोमन ने शिवम के लिए एक गिलास पानी लाया और विनम्रता से कहा। शिवम ने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर रोमन, आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मैं यह आपके लिए नहीं कर रहा। हालांकि ऐसा था, लेकिन शिवम की इस हरकत से आयुर्वेद मेडिकल हॉस्पिटल को बड़ा फायदा हुआ। मिस्टर शिवम, अगर आप चाहें तो मैं आपको स्पेशल डॉक्टर के तौर पर नियुक्त करना चाहूंगा। आपका क्या ख्याल है, मिस्टर रोमन ने अचानक कहा। शिवम ने हल्के से भौहें सिकुड़ी और कुछ उलझन के साथ कहा, स्पेशल डॉक्टर? इसका मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि आप नामात्र के डॉक्टर होंगे। मैं आपको हर महीने तनख्वाह दूंगा और आपकी पोजीशन मेरे बाद सबसे ऊंची होगी। आपको बस कभी कभार आना होगा, मिस्टर रोमन ने जल्दी से कहा। शिवम ने थोड़ा सोचा। यह एक अच्छा ऑफर था। थोड़ा विचार करने के बाद शिवम ने कहा, तनख्वाह की बात छोड़ो। ऐसा करो, तुम बस मुझे हर महीने जड़ी बूटियों का एक बैच भेज दो। ठीक है, मिस्टर रोमन तुरंत खुश हो गए। उन्होंने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं।
हमारे आयुर्वेद मेडिकल हॉस्पिटल में हर चीज की कमी हो सकती है सिवाय जड़ी बूटियों के। ठीक है, फिर मैं तुम्हें तकलीफ दूंगा। शिवम ने सिर हिलाया और फिर मुड़कर चला गया। जब वह घर लौटा तो रात के 10 बज चुके थे। शिवम ने घर में चारों ओर देखा लेकिन उसे जुनैद कहीं नहीं मिला। अजीब बात है, ये लड़का कहाँ चला गया? शिवम ने बड़बड़ाते हुए कहा। जुनैद 2 पूरे दिन से घर नहीं आया था और उसका फोन भी नहीं मिल रहा था। इससे शिवम को थोड़ी चिंता हुई। सौभाग्य से जुनैद भी एक आंतरिक शक्ति का मास्टर था, इसलिए शायद उसे कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। इसलिए शिवम ने ज्यादा नहीं सोचा। वह सुबह तक सोता रहा। अगली सुबह मिस्टर रोमन ने किसी से जड़ी बूटियों का एक बैच भिजवाया। अगले कुछ दिनों में शिवम ने लगभग सारा समय जड़ी बूटियों को रिफाइन करने में बिताया। कम भक्त, आध्यात्मिक आग को पूरी तरह नियंत्रित करना वाकई मुश्किल है, शिवम ने अपने सामने जली हुई जड़ी बूटियों को देखकर थोड़ा झुंझलाते हुए कहा। पिछले कुछ दिनों में शिवम ने अनगिनत बार कोशिश की, लेकिन वह हमेशा आग को ठीक से नियंत्रित करने में नाकाम रहा। जरा सी लापरवाही में जड़ी बूटियां जलकर राख हो जाती थीं, लेकिन इसमें कोई शॉर्टकट नहीं था। उसे केवल समय के साथ अनुभव बढ़ाने पर निर्भर रहना था। 5 दिन पलक झपकते बीत गए। मेडिकल कॉन्फ्रेंस में अब केवल 2 दिन बाकी थे। सुबह सुबह मिस्टर ललन शिवम के दरवाजे पर पहुंचे। वह शिवम के सामने खड़े होकर विनम्रता से बोले, मिस्टर शिवम, मैंने फैक्ट्री का सारा काम व्यवस्थित कर लिया है। क्या आपको लगता है कि हमें अब निकलना चाहिए? शिवम ने हैरानी से कहा, इतनी जल्दी? मिस्टर ललन ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हमें पहले रजिस्टर करना होगा और संबंधित प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। शिवम ने थोड़ा सोचा और कहा, ठीक है, जरा इंतजार करो, मैं अपना सामान पैक कर लेता हूँ। आधे घंटे बाद शिवम कुछ निजी सामान लेकर मिस्टर ललन के साथ प्रांतीय राजधानी के लिए रवाना हो गया। आयुर्वेदिक दवाएं पिछले कुछ वर्षों में कमजोर पड़ गई थीं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रभाव आधुनिक चिकित्सा से तुलना करने लायक नहीं था। बेशक इसमें किसी को दोष नहीं दिया जा सकता था। मुख्य कारण ये था कि बहुत सारे ठग आयुर्वेदिक दवाइयों के नाम पर लोगों को ठग रहे थे, इसलिए लोग अब आयुर्वेदिक दवाइयों पर भरोसा नहीं करते थे। लंबी ड्राइव के बाद वे आखिरकार प्रांतीय राजधानी पहुंच गए। ये दूसरी बार था जब शिवम प्रांतीय राजधानी आया था, इसलिए वह इस जगह से परिचित था। मिस्टर ललन शिवम को आयुर्वेद मेडिकल कॉन्फ्रेंस के वेन्यू तक ले गए। यह आयुर्वेद मेडिकल कॉन्फ्रेंस का वेन्यू है, मिस्टर ललन ने सामने के विशाल स्टेडियम की ओर इशारा करते हुए कहा। शिवम ने सिर हिलाया और कहा, यहाँ ज्यादा लोग नहीं दिख रहे। मिस्टर ललन ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, एक सामान्य शहर में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लोग प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। जयपुर में इतने सालों में मैं अकेला था जो हिस्सा लेता था। शिवम ने आह भरी। इतने सालों तक मिस्टर ललन का समर्पण आसान नहीं था। चलो अंदर जाकर रजिस्टर करते हैं, मैंने संबंधित जानकारी पहले ही जमा कर दी है, मिस्टर ललन ने कहा। शिवम ने सिर हिलाया और मिस्टर ललन के साथ वेन्यू के अंदर चला गया। रजिस्ट्रेशन क्षेत्र एक विशाल ऑफिस था। इसका इंटीरियर डेकोरेशन बेहद शानदार था और जांच का जिम्मा प्रांतीय राजधानी की आयुर्वेद मेडिकल एसोसिएशन के पास था। शिवम मिस्टर ललन के साथ ऑफिस में गया। उसने देखा कि ऑफिस में 4-5 बुजुर्ग लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। मिस्टर ललन को देखते ही उन्होंने मजाक उड़ाया, मिस्टर ललन, आप फिर से रजिस्टर करने आए हैं? यह आपका 13वां बार होगा, है ना? इस बार मेहनत करो, आखिरी नंबर मत आना। हाँ, आप हर साल हारते हैं फिर भी हार नहीं मानते। मैं वाकई आपकी जिद की तारीफ करता हूँ। मिस्टर ललन को सभी की मजाक उड़ाने में कोई अजीब नहीं लगा। उन्होंने केवल विनम्रता से कहा, इस बार मैं हिस्सा नहीं ले रहा। मिस्टर शिवम हिस्सा ले रहे हैं, ये कहकर मिस्टर ललन ने शिवम की ओर देखा। ये सुनकर बुजुर्गों का समूह जोर से हंस पड़ा। मिस्टर ललन, क्या जयपुर में कोई और नहीं बचा? आप एक बच्चे को प्रतियोगिता में लाए हैं। हाँ, औषधि निर्माण में अनुभव की जरूरत होती है। इस बच्चे जैसे लड़के से क्या होगा? मिस्टर ललन का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। जाहिर था कि वह सभी की मजाक उड़ाने की आदत डाल चुके थे। मिस्टर ललन, कोई बात नहीं, ये लोग जिक्र करने लायक भी नहीं हैं, शिवम ने मुस्कुराकर उन्हें दिलासा दिया। हालांकि उनकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन ये सभी के कानों तक पहुंच गई। बुजुर्गों का समूह तुरंत गुस्से में आ गया और डांटने लगा, बच्चे, हम तुम्हारे बुजुर्ग हैं, तुम अपने बड़ों से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे करते हो? शिवम ने उनकी ओर एक नजर डाली और उदासीनता से कहा, हमेशा कुछ लोग अपनी उम्र का दबाव डालना चाहते हैं। क्या उम्र ज्यादा होने का मतलब हमेशा सही होना है? क्या उम्र ज्यादा होने से तुम्हें बकवास करने का हक मिल जाता है? अगर तुम में नैतिकता है तो मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा, अगर तुम में नैतिकता नहीं है तो मुझे माफ करो, मेरी नजर में तुम कुछ भी नहीं हो। इन शब्दों ने सभी को शर्मिंदगी में डाल दिया। तुम्हारे शब्दों से पता चलता है कि तुम में कोई असली काबिलियत नहीं है, किसी ने ठंडे लहजे में कहा। शिवम ने ठंडी हंसी के साथ कहा, बूढ़े, वही बात तुम पर लागू होती है।
वे लोग इतने गुस्से में थे कि उनके चेहरे भट्टी की तरह लाल हो गए, लेकिन उनके पास कहने को कुछ नहीं था। इनके स्तर तक मत उतरो, मिस्टर ललन ने शिवम से धीरे से कहा। हालांकि ऐसा था, लेकिन जाहिर था कि मिस्टर ललन को बहुत संतुष्टि महसूस हो रही थी। वह कई सालों से इन लोगों की मजाक उड़ाने का शिकार हो रहे थे। अब शिवम ने उनके लिए जवाब दिया तो मिस्टर ललन को खुशी क्यों न होती। फिर मिस्टर ललन शिवम को लेकर एक जगह बैठ गए और आयुर्वेद मेडिकल एसोसिएशन के लोगों का इंतजार करने लगे। शिवम ने चारों ओर देखा और भौहें सिकोड़ लीं। ये जगह आमतौर पर सुनसान थी, लेकिन सजावट बेहद शानदार थी। इससे शिवम को कुछ शक हुआ। क्या आयुर्वेदिक दवाइयों का पतन इन लोगों से संबंधित था? ये लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए यहाँ हैं। इन्हें सिर्फ मुनाफे की चिंता है और कुछ नहीं, मिस्टर ललन ने शिवम के शक को भांपते हुए पास से कहा। शिवम ने हल्के से सिर हिलाया और मन ही मन आह भरी। दुनिया का नैतिक पतन दिन ब दिन बदतर होता जा रहा था। लोगों का समूह 2 घंटे तक इंतजार करता रहा, लेकिन आयुर्वेद मेडिकल एसोसिएशन के लोग अभी तक नहीं आए। शिवम ने अपनी घड़ी देखी। दोपहर के 4 बज चुके थे। क्या रजिस्ट्रेशन का समय 2 बजे से शुरू नहीं होना था? ये लोग 2 घंटे लेट हो चुके हैं, शिवम ने बड़बड़ाते हुए कहा। मिस्टर ललन ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, इसकी आदत डाल लो। ये लोग बहुत घमंडी हैं। बात करते करते दरवाजा खुला। फिर एक नौजवान बाहर से अंदर आया। उसके शरीर से शराब की बदबू आ रही थी और वह लड़खड़ाते हुए चल रहा था। जाहिर था कि उसने बहुत ज्यादा शराब पी थी। इस नौजवान को देखते ही कुछ बुजुर्ग जल्दी से खड़े हो गए और झुककर बोले, मिस्टर करुण, आप आ गए। मिस्टर करुण नाम के इस नौजवान ने उनकी ओर ध्यान भी नहीं दिया। वह लापरवाही से सोफे की ओर गया और बैठ गया। फिर उसने कुछ झुंझलाहट के साथ कहा, फॉर्म टेबल पर है, जाओ और खुद भर लो। ठीक है मिस्टर करुण। कुछ बुजुर्गों ने उत्साह से फॉर्म लिया और उसे भरने लगे। ये देखकर शिवम ठंडी हंसी हंसा। मिस्टर करुण की उम्र शिवम से भी कम थी, लेकिन ये बुजुर्ग उनके लिए इतना सम्मान दिखा रहे थे। उन्हें उनकी उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे दोहरे मापदंड। चलो हम भी फॉर्म ले लेते हैं, मिस्टर ललन ने शिवम से कहा। शिवम ने सिर हिलाया। उसका मूल उद्देश्य 100 साल पुरानी जड़ी बूटियां हासिल करना था, इसलिए वह इन लोगों से बहस करने के मूड में नहीं था। फॉर्म लेने के बाद शिवम ने जल्दी से अपनी जानकारी भरी और उसे टेबल पर रख दिया। क्या इतना काफी है? शिवम ने मिस्टर ललन से पूछा। मिस्टर ललन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ चलो। शिवम ने सिर हिलाया और मुड़कर जाने लगा। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजा खुला। फिर उसने देखा कि सिद्धार्थ बाहर खड़ा था। सिद्धार्थ को देखकर शिवम हैरान रह गया। सिद्धार्थ भी वहीं रुक गया और उसने शिवम को ऊपर से नीचे तक देखा और ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिवम ने मुंह खोला, लेकिन जवाब देने से पहले ही सिद्धार्थ को अचानक समझ आ गया। मुझे पता है, तुम आयुर्वेद मेडिकल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने आए हो, है ना? मिस्टर सिद्धार्थ, क्या आप शिवम को जानते हैं? मिस्टर ललन ने पास से पूछा। सिद्धार्थ ने ठंडी हंसी के साथ कहा, जानता हूँ। न सिर्फ जानता हूँ, बल्कि मैं उससे पहले भी उलझ चुका हूँ। शिवम ने हल्के से भौहें सिकुड़ी और उसे एक बुरा अंदेशा हुआ। जैसा कि उसने सोचा, सिद्धार्थ टेबल की ओर गया, शिवम का आवेदन फॉर्म उठाया और उस पर एक नजर डाली। फिर उसने फॉर्म को फाड़ दिया और जमीन पर फेंक दिया। मुझे खेद है, लेकिन तुम आयुर्वेद मेडिकल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लायक नहीं हो, सिद्धार्थ ने उदासीनता से कहा। ये सुनते ही मिस्टर ललन तुरंत घबरा गए। वह जल्दी से आगे बढ़े और घबराते हुए बोले, मिस्टर सिद्धार्थ, शिवम हिस्सा लेने के लिए क्यों योग्य है? मैंने पहले उनकी जानकारी जमा की थी और सभी उनकी योग्यता से बहुत संतुष्ट थे। सिद्धार्थ ने चाय का एक घूंट लिया और उदासीनता से कहा, कोई खास वजह नहीं, बस इसलिए कि उसने मुझे नाराज किया है। उसके इस बेशर्म रवैये ने शिवम को कुछ हद तक हैरान कर दिया। मिस्टर ललन का चेहरा अचानक बदल गया और वह उलझन में वहां खड़ा रहा। सिद्धार्थ शिवम के सामने गया और ठंडी हंसी के साथ कहा, शिवम, क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? देर सवेर तुम्हें मुझसे भीख मांगनी पड़ेगी। ये कहकर सिद्धार्थ ने अपनी हथेलियां पीछे रखी और गर्व से बोला, अगर तुम मुझसे भीख मांगो तो शायद मैं दया दिखाकर तुम्हें आयुर्वेद मेडिकल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने दूं। तुझसे भीख मांगूं? शिवम ने भौहें तानते हुए कहा। तुम अपने आप को क्या समझता है? सिद्धार्थ का चेहरा बदल गया। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम वाकई जिद्दी है। ठीक है, तो तुम यहाँ से निकल ले। आयुर्वेद मेडिकल कॉन्फ्रेंस में तेरा स्वागत नहीं है। कुछ बुजुर्गों ने भी एक के बाद एक चिल्लाना शुरू कर दिया। सही हुआ, इस तरह के इंसान को हिस्सा लेने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। जल्दी से निकल ले, छोटे हरामी। सभी की गालियों का सामना करते हुए शिवम चुप रहा। मिस्टर ललन बेहद घबरा गए। वह जल्दी से सिद्धार्थ के सामने गए और गिड़गिड़ाते हुए बोले, मिस्टर सिद्धार्थ, आखिर माजरा क्या है? शिवम अभी जवान है, उसके स्तर तक मत उतरो। हाँ, अगर वह मुझसे भीख मांगने को तैयार है तो मैं विचार कर सकता हूँ।
बस वह तैयार नहीं है, सिद्धार्थ ने ठंडी हंसी के साथ कहा। मिस्टर ललन बेहद घबरा गए। वह शिवम के पास लौटे और धीरे से बोले, हमारे पास कोई चारा नहीं है। शिवम, क्यों न तुम उससे माफी मांग लो। उससे माफी मांगूं? मैं एक नीच इंसान से माफी क्यों मांगूं? शिवम ने ठंडी हंसी के साथ कहा। सुना ना, सिद्धार्थ ने ठंडी हंसी के साथ कहा। जल्दी से निकल ले। शिवम ने ठंडी हंसी निकाली और मुड़कर जाने लगा। तभी शिवम का फोन अचानक बजा। उसने फोन उठाया और देखा कि कॉलर नोआ था। शिवम ने फोन उठाया और कहा, मिस्टर नोआ, क्या हुआ? दूसरी तरफ नोआ ने कुछ उत्साह के साथ कहा, मिस्टर शिवम, क्या आपको याद है कि डिप्टी चीफ ने पिछले बार क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वह आपको फाइनल्स में भेजने के लिए एक स्पॉट दिला सकते हैं। अब वह स्पॉट आपको मिल गया है। आप कहाँ हैं? मैं इसे आपको देने आता हूँ। ये सुनकर शिवम तुरंत मुस्कुराया। उसने नोआ को पता बताया और फिर फोन काट दिया। सिद्धार्थ ने शिवम को ठंडी नजरों से देखा और कहा, क्या मन बदल गया? शिवम ने सिर हिलाया और बेफिक्री से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खेद है, मुझे तुमसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे फाइनल्स में स्पॉट की गारंटी मिल चुकी है। शिवम की बात सुनकर सिद्धार्थ जोर से हंस पड़ा। आसपास के बुजुर्गों के चेहरों पर भी मजाक उड़ाने वाले भाव थे। वे शिवम को ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई जोकर हो। फाइनल्स में स्पॉट की गारंटी? मैंने तो इसके बारे में कभी सुना ही नहीं। सिद्धार्थ ने चाय का एक घूंट लेते हुए कहा। हाँ, ये तो ढंग से झूठ भी नहीं बोल सकता। इतनी कम उम्र में काबिलियत न हो तो कोई बात नहीं, लेकिन झूठ से भरा हुआ है। मिस्टर ललन, क्या यही वह इंसान है जिसके लिए आप वाउच कर रहे हैं? उनके शब्दों को सुनकर शिवम बार बार ठंडी हंसी हंसा। मुझे स्पॉट की गारंटी मिली है या नहीं, इसका नतीजा तुरंत पता चल जाएगा। शिवम ने मिस्टर ललन को खींचा और एक जगह बैठ गया। सिद्धार्थ ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम यहीं रुकने की योजना बना रहा है ना? अगर कोई स्पॉट गारंटी भी हो तो उससे मुझसे, प्रेसिडेंट से होकर गुजरना होगा। मुझे, प्रेसिडेंट को भी इसके बारे में नहीं पता। तुझे ये गारंटी कैसे मिली? सिद्धार्थ ने मजाक उड़ाते हुए पूछा। शिवम ने उसकी ओर एक नजर डाली और कहा, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें तुमसे होकर गुजरने की जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ हंसा और बोला, तुम वाकई बड़ा घमंडी है। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ और देखता हूँ। ये कहकर सिद्धार्थ ने चाय का प्याला टेबल पर जोर से पटक दिया। शिवम बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की और चुपचाप इंतजार करने लगा। मिस्टर शिवम, क्या आपको वाकई फाइनल्स में स्पॉट की गारंटी मिली है? मिस्टर ललन ने कुछ चिंता के साथ कहा। शिवम ने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर ललन, चिंता मत करो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। यह अच्छा है, यह अच्छा है। मिस्टर ललन ने अपनी छाती थपथपाई। ये देखा जा सकता था कि मिस्टर ललन इस आयुर्वेद मेडिकल कॉन्फ्रेंस को बहुत महत्व देते थे। शिवम ने अपनी आंखें बंद की और आसपास की आंतरिक ऊर्जा की मौजूदगी को महसूस करने की कोशिश की। दुर्भाग्य से शिवम को आयुर्वेद मेडिकल एसोसिएशन में कोई आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस नहीं हुई। क्या आयुर्वेद मेडिकल एसोसिएशन के पास जड़ी बूटियां भी नहीं हैं? शिवम ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। ये तथाकथित आयुर्वेद मेडिकल एसोसिएशन किस लिए थी? इसका क्या मतलब था? समय मिनट दर मिनट बीतता गया और पलक झपकते ही 5 बज गए। सूरज ढल रहा था और आसमान में थोड़ा अंधेरा छाने लगा। सिद्धार्थ ने उबासी ली और कहा, शिवम, अब तो अंधेरा हो गया और तुम्हारा गारंटी वाला स्पॉट अभी तक नहीं आया। हमारा कीमती समय बर्बाद मत करो। शिवम ने उसकी ओर एक नजर डाली और ठंडी हंसी के साथ कहा, आसमान इतनी जल्दी अंधेरा इसलिए हुआ क्योंकि तुम लोग बहुत देर से आए। क्या ऊपर वालों ने तुम जैसे निकम्मों को सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए पैसे दिए हैं? सिद्धार्थ का चेहरा बदल गया और वह गुस्से में बोला, तुम किसे निकम्मा कह रहा है? जो जवाब दे। शिवम ने उदासीनता से कहा। अच्छा, तुमने मुझे पूरी तरह नाराज कर दिया है। सिद्धार्थ ने गुस्से में कहा। चाहे कोई भी आए, तुम इस आयुर्वेद मेडिकल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं ले सकता। सिद्धार्थ ने ठंडे स्वर में कहा। तभी ऑफिस का दरवाजा अचानक खुला। फिर नोआ जल्दी से शिवम की ओर बढ़ा। मिस्टर शिवम, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम प्रांतीय राजधानी आए हो? नोआ ने मुस्कुराते हुए कहा। शिवम खड़ा हुआ और विनम्रता से बोला, ऑफिसर नोआ, मैं भी अभी अभी पहुंचा हूं। नोआ ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, यह आयुर्वेद मेडिकल कॉन्फ्रेंस जल्द शुरू होने वाली है ना? जब ये खत्म हो जाए तो मुझे कांटेक्ट करना। शिवम ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। ये कहकर नोआ ने अपने बैग से एक दस्तावेज निकाला और उसे शिवम को सौंप दिया। यह आयुर्वेद मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए है, तुम फाइनल्स में जा सकते हो, नोआ ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, एक और घमंडी आ गया, सिद्धार्थ ने ठंडी हंसी के साथ कहा। नोआ ने हल्के से भौहें सिकोड़ी। वह सिद्धार्थ की ओर मुड़ा और बोला, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मतलब? सिद्धार्थ ने ठंडी हंसी के साथ कहा। मैं आयुर्वेद मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मुझे गारंटी वाले स्पॉट के बारे में कैसे नहीं पता? क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे? सिद्धार्थ ने ठंडी हंसी के साथ कहा।
नोआ को अचानक समझ आ गया और उसने समझाया, तुम प्रेसिडेंट हो, है ना? बात ऐसी है, ये गारंटी वाला स्पॉट स्पॉन्सर की ओर से जारी किया गया है। क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? स्पॉन्सर? सिद्धार्थ हैरान रह गया। क्या स्पॉन्सर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स नहीं है? सिद्धार्थ ने कुछ उलझन के साथ कहा। हाँ, ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की ओर से जारी किया गया है, नोआ ने दस्तावेज सिद्धार्थ को सौंपते हुए कहा। सिद्धार्थ ने उसे खोला और देखा, जैसा कि अपेक्षित था, उस पर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की मोहर थी। ये कैसे संभव है? सिद्धार्थ का चेहरा अचानक बेहद खराब हो गया। वह इस दस्तावेज को कसकर पकड़े हुए था, जैसे कि वह इसे फाड़ देना चाहता हो। लेकिन इतने सालों से आयुर्वेद मेडिकल एसोसिएशन को डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से स्पॉन्सरशिप मिलती थी। सारा फंड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से आता था। कहने का मतलब, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स सिद्धार्थ का तत्काल बॉस था। वह अपने गुस्से को दबा सकता था और उसे गुस्सा करने की हिम्मत नहीं थी। अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले निकलता हूं, नोआ ने शिवम से कहा। शिवम ने सिर हिलाया और कहा, आपको तकलीफ देने के लिए खेद है, ऑफिसर नोआ। कोई तकलीफ नहीं, नोआ ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुमसे अच्छे नतीजे की उम्मीद करता हूं। नोआ के जाने के बाद शिवम ने सिद्धार्थ की ओर एक नजर डाली और बेफिक्री से मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मुझे तुमसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे फाइनल्स में स्पॉट की गारंटी मिल चुकी है। सिद्धार्थ ने दांत पीसते हुए कहा, शिवम, जल्दी घमंड मत कर। ये प्रांतीय राजधानी है, मेरा इलाका। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। शिवम ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तेरा इलाका? तुम अपने आप को क्या समझता है? अगर तेरे पास कोई चाल है तो आजमा ले, लेकिन मैं तुझे चेतावनी देता हूं कि जो लोग मुझसे पंगा लेते हैं, उनका अंजाम अच्छा नहीं होता। ये कहकर शिवम मिस्टर ललन के साथ मुड़कर चला गया। सिद्धार्थ इतना गुस्से में था कि वह टेबल तोड़ देना चाहता था। घमंड करने की क्या बात है? बस कनेक्शनों के दम पर फाइनल्स में पहुंच गया है। हाँ, फाइनल्स में उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। प्रेसिडेंट सिद्धार्थ, गुस्सा ठंडा करो। इसके स्तर तक उतरने की जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके दिल में क्रूरता बढ़ रही थी। आयुर्वेद मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तौर पर उसके पास स्वाभाविक रूप से एक बड़ा नेटवर्क था। धनी लोग मशहूर डॉक्टरों के काफी करीब होते थे। सिद्धार्थ जिन लोगों को जानता था, वे लगभग हर इंडस्ट्री में फैले हुए थे। बस इंतजार कर, सिद्धार्थ ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए धीरे से बड़बड़ाया। ... शिवम और मिस्टर ललन अपने ठिकाने पर लौट आए। रास्ते में मिस्टर ललन बहुत उत्साहित लग रहे थे। मिस्टर शिवम, तुमने इस बार वाकई मुझे बदला दिलवाया, मिस्टर ललन ने गुस्से से कहा। शिवम ने मुस्कुराकर कहा, बस इतना नहीं पता कि उन बूढ़े बदमाशों को हराने का मौका मिलेगा या नहीं। कोई दिक्कत नहीं होगी, मिस्टर ललन ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। तुम्हारी काबिलियत के साथ उन्हें हराना कोई मुश्किल नहीं होगा। शिवम ने सिर हिलाया और कहा, मेरा मतलब यह नहीं है। मुझे बस डर है कि वे फाइनल्स तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं। शिवम के दिल में भी कुछ उम्मीद थी। वह ये जानना चाहता था कि ये तथाकथित विशेषज्ञ कितने काबिल हैं। रात को शिवम बिस्तर पर लेटा और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग में अनगिनत गोली फॉर्मूले चमक रहे थे और ये फॉर्मूले सभी साधना विधियों से आए थे। इनमें से कोई भी फॉर्मूला दुनिया को हैरान करने के लिए काफी था। आखिरकार शिवम ने एक गोली चुनी। अगर मैं इस गोली को सफलतापूर्वक बना सका तो इसके साथ चैंपियन बनना आसान होना चाहिए, शिवम ने अपने मन में सोचा। अगले दिन शिवम कहीं बाहर नहीं गया। वह होटल में अपनी आंखें बंद करके बैठा रहा और अपने दिमाग में साधना विधि को समझने की कोशिश कर रहा था। क्षेत्र के अलावा साधना विधि भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक थी जो ताकत तय करती थी। एक शीर्ष श्रेणी की साधना विधि एक सामान्य व्यक्ति को भी अगले स्तर पर ले जा सकती थी। शिवम की विरासत में अनगिनत साधना विधियां थीं। इनमें से कोई भी रैंडम विधि दुनिया को हैरान करने के लिए काफी थी। दूसरी तरफ सिद्धार्थ अपने घर पर बैठा गुस्सा फूट रहा था। जब उसे शिवम का घमंडी चेहरा याद आया तो उसे और गुस्सा आया। बस करो, ये छोटी सी बात है, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? उसके पास बैठी एक खूबसूरत महिला ने नर्म आवाज में समझाया। सिद्धार्थ ने उसकी ओर एक नजर डाली और ठंडे लहजे में डांटा, तुम्हें क्या पता? मैं, सिद्धार्थ, एक सम्मानित व्यक्ति हूँ। पूरी प्रांतीय राजधानी में कौन मुझे सम्मान नहीं देता? वह, शिवम, बस एक देहाती गांव वाला है। वह मुझसे इतनी बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे करता है और इतने रूखे ढंग से बात करता है? सिद्धार्थ जितना सोचता उतना ही गुस्सा होता। उसने अपनी बांह लहराई और टेबल पर रखी सारी चीजें जमीन पर फेंक दी। पास में बैठी खूबसूरत महिला ये देखकर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकी। वह बस आह भरी। सिद्धार्थ ने ठंडी हंसी के साथ कहा, नौजवानों का घमंडी और विद्रोही होना गलत है। अगर मैं, सिद्धार्थ, उसे सबक नहीं सिखाऊंगा तो मेरा नाम सिद्धार्थ नहीं। ये सोचकर सिद्धार्थ ने उस खूबसूरत महिला से कहा, जाओ और मेरा कीमती गैनोडर्मा लाओ। तुम क्या करने वाले हो? महिला ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, जैसे उसे कुछ चिंता हो।
सिद्धार्थ ने झुंझलाहट भरे लहजे में कहा, जो मैं कह रहा हूँ वही करो। इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? महिला ने जबरदस्ती मुस्कुराया और मुड़कर अपने कमरे में गई और गैनोडर्मा ले आई। सिद्धार्थ ने गैनोडर्मा लिया और मुड़कर जाने लगा। सिद्धार्थ, छोड़ दो, लोगों को माफ करने की कोशिश करो, महिला ने सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर नर्म स्वर में कहा। सिद्धार्थ ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मैंने इतनी मेहनत से ऊंचा मुकाम क्यों हासिल किया? ताकि नीचे वाले लोग मेरा सम्मान करें, वरना मेरी जिंदगी भर की मेहनत का क्या मतलब? ये कहकर सिद्धार्थ मुड़ा और चला गया। हालांकि सिद्धार्थ अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन उसके पास कुछ चिकित्सा कला थी, इसलिए उसने सालों में अनगिनत कनेक्शन बना लिए थे। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में कई लोग सिद्धार्थ के एहसानमंद थे, इसलिए सिद्धार्थ को पूरा भरोसा था। एक निजी मैनर में, ये मैनर बहुत बड़ा था और जाहिर तौर पर किसी धनी परिवार का घर था। इस समय मैनर में सिद्धार्थ सीधा बैठा था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मिस्टर होंग, आपको इस मामले में मेरी मदद जरूर करनी होगी, सिद्धार्थ ने विनम्रता से कहा। मिस्टर होंग नाम का व्यक्ति एक हार के साथ खेल रहा था। उसने सिद्धार्थ को ऊपर से नीचे तक देखा और धीरे से कहा, मिस्टर सिद्धार्थ, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मैंने सुना है कि शिवम कोई मामूली इंसान नहीं है। यहाँ तक कि सैनी परिवार ने भी हार मान ली। सिद्धार्थ ने शर्मिंदगी भरी मुस्कान के साथ कहा, अगर वह आसानी से निपटने वाला होता तो मैं आपके पास क्यों आता? इसके अलावा सैनी परिवार आपके मुकाबले कुछ भी नहीं है। मिस्टर होंग ने बेफिक्री से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। मुझे डर है कि मैं इस मामले में आपकी मदद नहीं कर सकता। सिद्धार्थ का चेहरा बदल गया। उसने दांत पीसते हुए अपनी जेब से गैनोडर्मा निकाला। मिस्टर होंग, क्या आप हमेशा से यह गैनोडर्मा नहीं चाहते थे? अगर आप मदद करने को तैयार हैं तो मैं ये गैनोडर्मा आपको दे दूंगा, सिद्धार्थ ने कुछ दुख के साथ कहा। ये गैनोडर्मा देखकर मिस्टर होंग की आंखें अचानक चमक उठी और वह जल्दी से खड़ा हो गया। सच में बोल रहे हो? मिस्टर होंग ने गैनोडर्मा को घूरते हुए कहा। सिद्धार्थ ने दांत पीसते हुए कहा, बिल्कुल। मिस्टर होंग ने हंसकर कहा, अच्छा, तुम मुझे क्या करने को कह रहे हो? सिद्धार्थ ने क्रूरता के साथ कहा, सबसे अच्छा होगा अगर तुम उसे मार डालो। अगर यह नहीं कर सकते तो ये सुनिश्चित करो कि वह आयुर्वेद मेडिकल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा न ले सके। ... शिवम ने पूरे दिन बाद अपनी आंखें खोलीं। मिस्टर ललन पास में खड़े थे और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। शाम को शिवम ने अपनी आंखें खोली और मिस्टर ललन की ओर देखा। मिस्टर शिवम, आप जाग गए। मिस्टर ललन ने शिवम के लिए गर्म चाय का एक प्याला लाकर दिया। शिवम ने धन्यवाद दिया और चाय का एक घूंट लिया। मिस्टर ललन, क्या आपको प्रांतीय राजधानी में कोई मशहूर जगहों के बारे में पता है, जैसे कि नीलामी या जयपुर की जड़ी बूटी सड़क? शिवम ने पूछा। मिस्टर ललन ने थोड़ा सोचा और कहा, हाँ, क्या आप इच्छुक हैं, मिस्टर शिवम? शिवम ने सिर हिलाया और कहा, हाँ। चूंकि यह चुजौ की प्रांतीय राजधानी थी, यहाँ के संसाधन जयपुर से कहीं ज्यादा थे। शिवम ऐसी किसी मौके को नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मिस्टर ललन भी होटल से निकले और युनशेंग स्ट्रीट नाम की जगह के लिए टैक्सी ली। रास्ते में मिस्टर ललन ने शिवम को समझाया, युनशेंग स्ट्रीट तरह तरह की चीजों का जमावड़ा है। यहाँ न सिर्फ जड़ी बूटियां हैं, बल्कि प्राचीन वस्तुएं, सुलेख और चित्र भी हैं। शिवम ने सिर हिलाया। एक बड़े शहर के लिए ये बहुत आम बात थी। जल्द ही दोनों युनशेंग स्ट्रीट पहुंच गए। नजर जितनी दूर तक जा सकती थी, युनशेंग स्ट्रीट लोगों से भरी थी, लेकिन ज्यादातर युवा थे। ये युवा शिवम से अलग उद्देश्य के साथ आए थे। ज्यादातर जोड़े फोटो खींचने या मस्ती करने आए थे। शिवम ने अपनी आंतरिक ऊर्जा को छोड़ा और आसपास को महसूस करने की कोशिश की। दुर्भाग्य से यहाँ बहुत कम मार्शल आर्टिस्ट थे। इससे शिवम को थोड़ी निराशा हुई। इसका मतलब था कि युनशेंग स्ट्रीट की जड़ी बूटियां शायद बहुत सामान्य थीं, वरना ये बहुत सारे मार्शल आर्टिस्टों या फार्मासिस्टों को आकर्षित करती। चलो अंदर जाकर देखते हैं, शिवम ने अपना हाथ हिलाया और कहा। फिर शिवम और मिस्टर ललन युनशेंग स्ट्रीट में घुस गए। युनशेंग स्ट्रीट के आसपास छोटे छोटे स्टॉल थे। जैसा कि मिस्टर ललन ने कहा था, यहाँ हर तरह की अजीब चीजें थीं। शिवम और मिस्टर ललन ने कुछ जड़ी बूटी स्टॉल देखे, लेकिन उन्हें कोई खरीदने लायक जड़ी बूटी नहीं मिली। लगता है ये जगह उतनी अच्छी नहीं है, शिवम ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। जड़ी बूटी सड़क कहने से ज्यादा यह एक टूरिस्ट स्पॉट जैसी है, शिवम ने आसपास देखते हुए धीरे से कहा। मिस्टर ललन ने जबरदस्ती मुस्कुराया और कहा, मुझे वाकई खेद है। प्रांतीय राजधानी के बारे में मेरी जानकारी के हिसाब से मुझे सिर्फ युनशेंग स्ट्रीट का ही पता है। बात करते करते शिवम को अचानक एक परिचित चेहरा दिखा। ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि ऋषभ का अच्छा दोस्त जॉर्डी था। जिस पल शिवम ने जॉर्डी को देखा, जॉर्डी ने भी शिवम की नजर को भांप लिया। वह भौहें सिकोड़ते हुए कुछ उलझन में लग रहा था। कुछ पल बाद जॉर्डी ने वाकई खुद ही शिवम की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। इससे शिवम को आश्चर्य हुआ।
उसने मिस्टर ललन की ओर मुड़कर कहा, मिस्टर ललन, मेरे पास रहो। मिस्टर ललन हैरान रह गए। हालांकि उन्हें समझ नहीं आया, फिर भी वह आज्ञाकारी रूप से शिवम के पास खड़े हो गए। जल्द ही जॉर्डी शिवम के सामने पहुंच गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और माहौल थोड़ा अजीब हो गया। क्या ऋषभ का बदला लेना चाहता है? शिवम की आंतरिक ऊर्जा चरम पर थी। शिवम की ताकत को महसूस करने के बाद जॉर्डी का दिल फिर से धक धक करने लगा। वह साफ महसूस कर सकता था कि शिवम की ताकत उदयपुर में हुए समय से कई गुना ज्यादा थी। जॉर्डी ने गहरी सांस ली, हाथ जोड़े और कहा, मिस्टर शिवम, गलतफहमी मत पालो। मैं बस तुम्हें नमस्ते कहने आया हूँ। सच में? शिवम ने भौहें तानते हुए ठंडी हंसी के साथ कहा। क्या तुम ऋषभ का बदला नहीं लेना चाहता? जॉर्डी ने जबरदस्ती मुस्कुराया। मिस्टर शिवम, तुम मजाक कर रहे हो। शेन परिवार अब अतीत की बात है। उनके लिए बदला लेने का क्या मतलब? इसके अलावा मिस्टर शिवम का भविष्य उज्ज्वल है। जब तक कोई बेवकूफ न हो, उसे पता है कि किसे चुनना है। जॉर्डी ने खुलकर बात की। वाकई किसी ऐसे व्यक्ति के लिए शिवम से दुश्मनी लेना बुद्धिमानी नहीं थी जो अब बेकार हो चुका था। तो फिर तुम मेरे पास क्यों आया? शिवम ने बेफिक्री से मुस्कुराते हुए कहा। जॉर्डी ने कहा, मैं बस मिस्टर शिवम के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। शिवम ने कुछ नहीं कहा। उसे जॉर्डी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। इसके अलावा दोस्ती करना ऐसा नहीं था कि बस कुछ शब्दों से हो जाए। जॉर्डी को शायद शिवम के विचार समझ आ गए, इसलिए उसने टॉपिक बदलते हुए कहा, मिस्टर शिवम, तुम यहाँ घूमने आए हो। मैं इस जगह से अच्छे से वाकिफ हूँ। क्यों न मैं तुम्हें आसपास घुमाऊं? शिवम ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है, फिर तुम्हें तकलीफ देनी पड़ेगी। फिर जॉर्डी शिवम को आसपास ले गया और लगभग सभी स्टॉल्स के बारे में बता दिया। दुर्भाग्य से इनमें से कुछ भी वो नहीं था जो शिवम चाहता था। यहाँ कोई जड़ी बूटियां मिलती हैं? शिवम ने पूछा। जॉर्डी ठिठक गया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मिलती हैं, लेकिन यहाँ की ज्यादातर जड़ी बूटियां उन अमीर लोगों को ठगने के लिए होती हैं। दूसरे शब्दों में, ये जड़ी बूटियां ज्यादातर बाहर से आए उन अमीर लोगों को ठगने के लिए होती हैं, जो अच्छी और खराब क्वालिटी में फर्क नहीं कर पाते। जॉर्डी की बात सुनकर मिस्टर लल्लन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मिस्टर शिवम, अगर तुम जड़ी बूटियां ढूंढना चाहते हो तो मैं तुम्हें मौका मिलने पर एक जगह ले चलूंगा, जॉर्डी ने मुस्कुराते हुए कहा। शिवम ने हल्का सा सिर हिलाया और बोला, ठीक है, शुक्रिया। चूंकि यहाँ जड़ी बूटियां नहीं थीं, शिवम के लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा उसे कल मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जाना था, इसलिए उसे अच्छे से आराम करना था। बस जब शिवम जाने वाला था तभी उसे अपने आसपास एक बहुत तेज ऊर्जा का एहसास हुआ। इस ऊर्जा का उतार चढ़ाव इतना ताकतवर था कि शिवम ने उमंग को छोड़कर ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। इतना ही नहीं, उसमें किलिंग इंटेंट भरा हुआ था और वो शिवम की तरफ बढ़ रहा था। जॉर्डी को भी शायद इस जबरदस्त ऊर्जा का एहसास हुआ और वो बुदबुदाया, इन स्ट्रेंथ पास मास्टर। शिवम ने भौहें सिकोड़ते हुए आसपास सतर्कता से देखा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक आदमी दूर से धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। तुम शिवम हो? ये आदमी करीब 50 साल का लग रहा था, लेकिन उसके शरीर की मांसपेशियां बिल्कुल जवान थीं। शिवम ने उसे ठंडे नजरों से देखा और बोला, तुम कौन हो? मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें जानता हूँ। किसी ने मुझे तुम्हारी जान लेने के लिए कहा है, उस आदमी ने हाथ पीछे बांधे हुए उदासीनता से कहा। शिवम का चेहरा ठंडा पड़ गया। वो कुछ कहने ही वाला था कि जॉर्डी अचानक चिल्लाया, होंग होंग वो, होंग वो। शिवम ने भौहें सिकोड़ते हुए जॉर्डी की तरफ देखा। जॉर्डी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने गहरी सांस ली और समझाया, इनका नाम होंग वो है। ये उदयपुर में एक पुराने इन स्ट्रेंथ पास्ट मास्टर हैं और काफी मशहूर हैं। यहाँ लगभग हर कोई इन्हें जानता है। जॉर्डी रुका और फिर बोला, मिस्टर शिवम, तुमने ऐसे इंसान से दुश्मनी कैसे कर ली? शिवम ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैं इसे बिल्कुल नहीं जानता। तुम मेरे साथ चलना चाहते हो या मैं तुम्हें मारकर ले जाऊं? होंग वू ने हाथ पीछे बांधे हुए कहा। मिस्टर होंग। तभी जॉर्डी आगे बढ़ा और होंग वू की तरफ हाथ जोड़कर बोला। होंग वू ने जॉर्डी को देखा और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम नाथ परिवार का वो लड़का हो? जॉर्डी ने जल्दी से कहा, हाँ मिस्टर होंग, नमस्ते। होंग वू ने हल्का सा सिर हिलाया और बोला, ठीक है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम जल्दी से चले जाओ, नहीं तो चोट लग सकती है। होंग वू की बात सुनकर जॉर्डी ने दांत पीसे और आगे बढ़कर हाथ जोड़ते हुए कहा, मिस्टर होंग, शिवम मेरा दोस्त है। मुझे नहीं पता कि उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, लेकिन मेरी खातिर उसे माफ कर दो। होंग वू ठिठक गया, फिर उसने भौहें सिकोड़ते हुए सिर हिलाया और बोला, नहीं मिस्टर होंग, मैं। जॉर्डी कुछ कहना चाहता था, लेकिन होंग वू ने हाथ हिलाकर डांटा, मैंने कहा नहीं। उसकी आवाज गहरी और गूंजदार थी। उसमें अनंत इन स्ट्रेंथ थी और इतनी तेज थी कि लोगों के कान दर्द करने लगे। जॉर्डी ने भौहें सिकोड़ते हुए वहां खड़े खड़े कुछ समझ नहीं पाया। ठीक है, तुम फिक्र मत करो।
तभी शिवम ने अचानक हाथ हिलाया। हमारी मुलाकात तो अभी अभी हुई है, और मैं तो ऐसा इंसान हूं जो हमेशा खतरे में रहता है। हो सकता है कल मर जाऊं। मुझे यकीन है कि तुम इतने बेवकूफ नहीं हो कि मेरे जैसे इंसान के लिए होंडवू से पंगा लोगे, शिवम ने बेफिक्री से कहा। जॉर्डी ठिठक गया, फिर उसने माफी मांगते हुए कहा, मिस्टर शिवम, मुझे वाकई माफ करना। शिवम ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसे वाकई कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार उसकी और जॉर्डी की मुलाकात तो बस इत्तेफाक से हुई थी, तो उसकी मदद करने की कोई वजह नहीं थी। बस जब जॉर्डी जाने वाला था, शिवम ने अचानक पुकारा, जॉर्डी, एक काम कर दो। जॉर्डी रुक गया और उसका चेहरा थोड़ा नर्वस लग रहा था। शिवम ने मुस्कुराकर कहा, टेंशन मत लो, मैं बस चाहता हूं कि तुम मिस्टर लल्लन को अपने साथ ले जाओ। मिस्टर शिवम, मिस्टर लल्लन कुछ कहना चाहता था, लेकिन शिवम ने हाथ हिलाकर उसे रोक दिया। जॉर्डी ने दांत पीसे, पलटा और मिस्टर लल्लन को खींचकर ले गया। जब मिस्टर लल्लन दूर चला गया, तब शिवम ने होंडवू की तरफ देखा। होंडवू ने हाथ पीछे बांधे हुए उदासीनता से खड़ा था। जाहिर है, वो शिवम को बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहा था। सिद्धार्थ ने तुम्हें भेजा? शिवम ने अचानक पूछा। होंडवू ने सिर हिलाया और बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा? शिवम ने बेफिक्री से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो वैसे भी मरने वाला हूं, तो बताने में क्या हर्ज है? क्या तुम्हें डर है कि तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे? होंडवू हंस पड़ा और बोला, मुझे पता है कि तुम काफी काबिल हो। तुमने लियू परिवार को हराया और ताओ शान को भी, लेकिन अफसोस, मेरे खिलाफ तुम्हारी कोई चांस नहीं है। शिवम ने होंडवू को देखा और पाया कि वो स्टेज 3 इन स्ट्रेंथ पास मास्टर था। हालांकि वो उस दागी चेहरे वाले आदमी से सिर्फ 2 लेवल ऊपर था, लेकिन ताकत में बहुत बड़ा फर्क था। मैं तुम्हें आखिरी बार पूछता हूँ, मेरे साथ चलते हो या मैं तुम्हें मार कर ले जाऊं? होंडवू ने ठंडे लहजे में पूछा। शिवम ने तंज कसते हुए कहा, तुम्हें देखना होगा कि तुम में मुझे ले जाने की काबिलियत है भी या नहीं। मौत को दावत दे रहे हो? होंडवू का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी डरावनी ऊर्जा तुरंत शिवम की तरफ दबाव डालने लगी। ये ऊर्जा इतनी ताकतवर थी कि उसने एक तूफान सा पैदा कर दिया। आसपास के स्टॉल्स भी पलक झपकते पलट गए। इस डरावने दबाव के सामने शिवम ने अब भी अपने हाथ पीछे बांधे रखे और बिल्कुल घबराया नहीं। तुम काफी इम्प्रेसिव हो, होंडवू ने तंज कसा। अचानक उसने अपने पैरों को हिलाया और ये डरावनी ऊर्जा और भी ताकतवर हो गई। पल भर में शिवम को ऐसा लगा जैसे उसके कंधों पर 2 पहाड़ दब रहे हों। आसपास के लोग भी प्रभावित हुए और जो लोग पास थे उन्होंने तो खून तक उलट दिया। शिवम ने भौहें सिकोड़ते हुए मन ही मन तारीफ की, वाकई एक पुराना इन स्ट्रेंथ पास मास्टर। सचमुच डरावना है। होंडवू धीरे धीरे शिवम की तरफ बढ़ा। उसके कदम बहुत हल्के लग रहे थे, लेकिन उनमें भी डरावनी ऊर्जा थी। इससे पता चलता था कि होंडवू ने इन स्ट्रेंथ को रिलीज करने में महारत हासिल कर ली थी। तभी होंडवू ने अचानक गुस्से में चिल्लाया। उसने अपनी मुट्ठी बांधी और उसकी घनी ऊर्जा तेज हवा के साथ शिवम की तरफ बढ़ी। मुट्ठी आने से पहले ही हवा का झोंका महसूस हो रहा था। ये डरावनी इन स्ट्रेंथ एक ऐसे पहाड़ की तरह थी जो समुद्र को उलट सकती थी, और वो शिवम की तरफ बढ़ रही थी। शिवम के चेहरे पर गंभीरता छा गई। सख्ती से कहें तो शिवम सिर्फ एक इन स्ट्रेंथ मास्टर हैंड्स था, और उसके और इन स्ट्रेंथ पास्ट मास्टर के बीच बहुत बड़ा फर्क था। इसलिए एक इन स्ट्रेंथ मास्टर हैंड्स का एक अनुभवी इन स्ट्रेंथ पास्ट मास्टर के खिलाफ दबाव का अंदाजा लगाया जा सकता था। शिवम ने अपनी मुट्ठी बांधी और आगे बढ़ा। तेज टक्कर ने आसपास की धूल हवा में उड़ा दी। डर के मारे स्टॉल वाले पीछे हट गए ताकि वो इस टक्कर में न फंस जाएं। जैसे ही धूल गिरी, शिवम की मुट्ठी पर हल्की नीली रोशनी दिखी। अंधेरे में ये रोशनी कुछ डरावनी लग रही थी। सचमुच, होंडवू ने भौहें उठाईं। एक मामूली इन स्ट्रेंथ मास्टर हैंड्स मेरे पंच को झेल सकता है? होंडवू हैरान था। शिवम का दिल और भारी हो गया। अगर ये पंच स्पिरिचुअल पावर से न लिपटा होता तो उसकी हड्डियां टूट गई होती। तुम जीनियस हो जो इतने बड़े गैप के बावजूद मेरे साथ लड़ सकते हो, होंडवू ने बेफिक्री से मुस्कुराते हुए कहा। इसलिए मुझे तुम्हें मारना ही होगा, वरना तुम्हारे आगे बढ़ने के बाद तुम मुझे कैसे छोड़ोगे? होंडवू के चेहरे पर खतरनाक भाव आ गए। शिवम ने होंडवू को ठंडे नजरों से देखा और बोला, मुझे डर है कि तुम में मुझे मारने की काबिलियत नहीं है। कितनी हिम्मत, मैं तुम्हें एक हाथ उठाकर मार सकता हूँ। होंडवू ने गर्जना की और फिर से अपनी मुट्ठी लहराए। इस पंच की ताकत कई गुना बढ़ गई थी। शिवम का चेहरा बदल गया। वो बचना चाहता था, लेकिन होंडवू इतना तेज था कि छिपने की कोई जगह नहीं थी। धम! इस पंच ने शिवम के हाथ में लिपटी स्पिरिचुअल पावर को तोड़ दिया। कितना ताकतवर! शिवम ने भौहें सिकोड़ते हुए और ज्यादा हैरानी जताई। इतने बड़े हंगामे ने तुरंत ढेर सारी नजरें खींच लीं। वहां लोग लड़ रहे हैं। पुलिस को बुलाएं। अरे, वो तो फिल्म शूट कर रहे हैं। क्या तुम उनके शरीर पर रोशनी नहीं देख रहे? हाँ, ये बात तो है, लेकिन कैमरे क्यों नहीं दिख रहे?
आजकल कैमरे छिपे हुए होते हैं, इसलिए इतना रियल लगता है। लोगों ने उत्साह से चर्चा की, लेकिन कुछ ने होंगवू को पहचान लिया। वो होंगवू है, वो पुराना इनर स्ट्रेंथ पास्ट मास्टर जो सालों से मशहूर है। उसने कई सालों से लड़ाई नहीं की, आज वो पब्लिक में क्यों लड़ रहा है? वो नौजवान कौन है? वो होंगवू के 2 पंच कैसे झेल गया? लोगों ने अपने फोन निकाले, जैसे वो इस सीन को मिस नहीं करना चाहते थे। शिवम हांफते हुए होंगवू को सतर्कता से देख रहा था। तुम मेरे 2 पंच झेल गए, लेकिन तीसरा पंच? होंगवू ने खिल्ली उड़ाते हुए कहा। शिवम ने गहरी सांस ली और बोला, होंगवू, अगर तुम अभी पलट कर चले जाओ तो मैं तुम्हारा एक एहसान मानूंगा। होंगवू हंस पड़ा और बोला, मुझे तुम्हारे एहसान की जरूरत है। तुम सचमुच नहीं जा रहे? शिवम ने भौहें सिकोड़ते हुए थोड़ा असमंजस में कहा। होंगवू ने तंज कसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें आज यहाँ मरना ही होगा। ये सुनकर शिवम का चेहरा धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। फिर मेरे पास कोई चारा नहीं। शिवम ने गहरी सांस ली। अचानक उसका शरीर हिलने लगा और उसकी आंतरिक ऊर्जा चरम पर पहुंच गई। होंगवू ने बेफिक्री से कहा, अगर तुम समझदार हो तो मेरे साथ अभी चलो, शायद तुम्हें कम तकलीफ हो। शिवम ने ठंडे लहजे में कहा, अब बात यहाँ तक आ गई है तो मैं बस पूरी कोशिश करके तुम्हें मार सकता हूँ। मुझे मारना? हा हा हा, तुम सपने देख रहे हो। होंगवू ने गुस्से में चिल्लाया। तुम बस एक बच्चे हो जो अपनी औकात से बाहर जा रहा है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इनर स्ट्रेंथ पास्ट मास्टर क्या होता है। ये कहकर होंगवू ने फिर से अपनी मुट्ठी बांधी और शिवम की तरफ बढ़ा। इस बार शिवम ने इंतजार नहीं किया। उसके पैरों के नीचे हवा का एक झोंका उठा और वो तेजी से पीछे हट गया। भागना चाहते हो? होंगवू ने आंखें सिकोड़ते हुए तुरंत शिवम का पीछा किया। शिवम जानता था कि ऐसे भागने से काम नहीं चलेगा, इसलिए उसने अपने शरीर की स्पिरिचुअल एसेंस को अपनी मुट्ठी में समेट लिया और मौका पाकर होंगवू की तरफ बढ़ा। होंगवू ने हंसते हुए कहा, तुम वाकई मुझ पर हमला करने की हिम्मत कर रहे हो। तुम मौत को बुला रहे हो। ये कहकर होंगवू ने बेफिक्री से अपनी हथेली उठाई और सामने से टकराया। उसकी नजरों में शिवम सिर्फ एक इनर स्ट्रेंथ मास्टर हैंड्स था। इस लेवल का हमला उसकी डिफेंस को भी नहीं तोड़ सकता था। लेकिन जब शिवम की मुट्ठी करीब आई तो होंगवू का चेहरा अचानक बदल गया। इस डरावने मोमेंटम ने उसे खतरे का एहसास कराया। उसे ये भी शक हुआ कि क्या ये वाकई एक इनर स्ट्रेंथ मास्टर हैंड्स का हमला था। ये कैसे मुमकिन है? होंगवू के पास और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो खुद को संभाले और हमले का सामना करे। धम! इस पंच के तहत होंगवू का चेहरा बुरी तरह बदल गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी मुट्ठी को ट्रेन ने टक्कर मार दी हो। फिर उसकी हड्डियां एक तेज आवाज के साथ पीछे मुड़ गईं। उसे असहनीय दर्द महसूस हुआ। ये होंगवू का पहला एहसास था। वो कुछ कदम पीछे हट गया और उसकी दाहिनी मुट्ठी में एक भयानक सफेद हड्डी दिख रही थी। ये बहुत डरावना था। दूर खड़े लोग तो और भी हैरान थे। होंगवू की कलाई टूट गई। ये कैसे हो सकता है? वो नौजवान कौन है? उसने होंगवू को चोट कैसे पहुंचाई? मुझे याद आया, वो मशहूर शिवम है। दूर नहीं, शिवम हाँफ रहा था और उसके माथे से पसीने की एक बूंद टपकी। मैंने अपनी पूरी ताकत से सिर्फ उसकी कलाई तोड़ी। शिवम का चेहरा और भी गंभीर हो गया। दूर नहीं, होंगवू और भी गुस्से में था। वो अपनी कलाई पकड़कर चिल्लाया, तुमने मेरी कलाई तोड़ी, मैं तुम्हें 1000 टुकड़ों में काट दूंगा। गुस्से में होंगवू को देखकर लोग और पीछे हट गए। होंगवू पागल हो गया है। मुझे डर है कि ये लड़का खत्म है, किसी ने फुसफुसाते हुए कहा। इस वक्त होंगवू का दाहिना हाथ टूट चुका था। वो सिर्फ अपनी बाईं मुट्ठी बांध सकता था और अपनी सारी इनर स्ट्रेंथ उसमें डाल दी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। होंगवू ने चिल्लाकर अपनी पूरी ताकत से शिवम की तरफ पंच मारा। उसकी मुट्ठी में इनर स्ट्रेंथ की एक लंबी धारा जमा हो गई। एक भनभनाहट के साथ ये इनर स्ट्रेंथ एक लंबे ड्रैगन की तरह थी। ये पंच इतना ताकतवर था कि शिवम का चेहरा भी बदल गया। लेकिन शिवम के पास और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो अपनी पूरी ताकत से इसका सामना करे। शिवम ने सिर उठाकर दहाड़ा। फिर उसने अपनी दोनों मुट्ठियां उठाईं और उस पंच का सामना किया। टक्कर के पल में रेत और पत्थर हवा में उड़ गए। अनगिनत धूल के कण उड़कर सबकी नजरों को ढक गए। ये होंगवू का ट्रम्प कार्ड था, इसलिए उसे बहुत भरोसा था। भले ही उसने सिर्फ अपना बायां हाथ इस्तेमाल किया, जिससे उसकी ताकत काफी कम हो गई थी, लेकिन एक इनर स्ट्रेंथ मास्टर हैंड से निपटना उसके लिए आसान था। जैसा कि उम्मीद थी, जीनियस हमेशा कम उम्र में मर जाते हैं। कितना अफसोस। आसपास के लोग सिर हिलाकर जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन तभी धूल के बीच से एक शख्स उभरा। ये और कोई नहीं बल्कि शिवम था। उसकी आंतरिक ऊर्जा फिर से बढ़ गई थी और उसका पूरा शरीर हल्के सुनहरे रंग से घिरा था। एक नजर में वो सुनहरा लग रहा था। ये कैसे मुमकिन है? होंगवू का चेहरा बुरी तरह बदल गया और उसने जल्दी से अपनी बाहें अपने सामने क्रॉस करके डिफेंड किया। खट खट खट। शिवम ने होंगवू पर बार बार पंच मारे।
होंडवू को अपनी बाहें सुन्न होती महसूस हुई और उसका शरीर लगातार पीछे हटता गया। तेज पंच होंडवू के शरीर पर बार बार पड़ रहे थे। शिवम के हमलों का सामना करते हुए होंडवू को एक पल के लिए इसे सहना मुश्किल हो गया। दूर से चीखें सुनाई दी। लोग शिवम की स्पीड से हैरान थे। क्या तुमने देखा? होंडवू को बार बार पीछे धकेला जा रहा है। कमाल है, शिवम तो सिर्फ एक इनर स्ट्रेंथ मास्टर हैंड्स है। इतनी ताकत कहां से आए? क्या होंडवू हारने वाला है? शांत चेहरा लिए शिवम होंडवू पर आक्रामक तरीके से पंच मार रहा था। बस करो। आखिरकार होंडवू और नहीं सह सका। गुस्से में दहाड़ते हुए उसकी इनर स्ट्रेंथ फट पड़ी और शिवम को कई कदम पीछे धकेल दिया। आखिरकार उसे सांस लेने का मौका मिला। दूर खड़ा शिवम होंडवू को ठंडे नजरों से देख रहा था। होंडवू ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी ताकत अचानक इतनी कैसे बढ़ गई? क्या तुम पहले नाटक कर रहे थे? शिवम ने सिर हिलाया और बोला, होंडवू, क्या तुम्हें पता है कि कल्टीवेशन टेक्निक्स भी रियल्म्स जितनी ही जरूरी होती हैं? होंडवू हक्का बक्का रह गया। उसे कोई कल्टीवेशन टेक्निक्स नहीं पता थीं। हालांकि होंडवू पुणे में वाकई एक बड़ा नाम था, लेकिन उसने कभी भी टॉप टियर कल्टीवेशन टेक्निक्स को नहीं देखा था। वो जो भी टेक्निक्स जानता था उसने खुद ही सीखी थी और वो बस अपनी इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके लड़ता था। शिवम ने अपने आसपास की हल्की सुनहरी रोशनी को देखा और धीरे से बोला, इसे कहते हैं सेंटली बॉडी टेक्निक। ये सेंटली बॉडी टेक्निक थी जो शिवम ने अभी अभी सीखी थी और ये इनहेरिटेंस में सबसे निचले स्तर की टेक्निक थी। यहां तक कि शिवम को भी नहीं पता था कि सेंटली बॉडी टेक्निक इतनी ताकतवर होगी। सेंटली बॉडी टेक्निक। होंडवू ने आंखें सिकुड़ते हुए अचानक कुछ सोचा। फिर वो हंसकर बोला, शिवम, तुम्हारी सेंटली बॉडी टेक्निक ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती है ना? सब हैरान रह गए। जैसा होंडवू ने कहा, सेंटली बॉडी टेक्निक ज्यादा देर तक नहीं टिकती थी और ये बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खा जाती थी। शिवम की मौजूदा कल्टीवेशन बेस के साथ वो ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा टिक सकता था। हाँ, सही कहा। शिवम ने सिर हिलाया। तो क्या मैं इस छोटे से वक्त में तुम्हें हरा सकता हूँ? हा, तुम झूठ बोल रहे हो। शिवम, बस थोड़ा सा टिक जाऊं और तुम वापस अपनी पुरानी हालत में आ जाओगे। होंडवू ने तंज कसते हुए कहा, तुमने अभी बहुत सारी एनर्जी खर्च कर दी। कितनी देर टिक पाओगे? होंडवू ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा। आसपास के लोग भी सिर हिलाने लगे। हाँ, सही बात है। शिवम ने होंडवू के 3 पंच झेलने में अपनी आधी से ज्यादा एनर्जी खर्च कर दी थी। वो कितनी देर टिक पाएगा? लेकिन शिवम बिल्कुल घबराया नहीं, बल्कि उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। शिवम ने अपनी जेब से कुछ गोलियां निकाली और उन्हें अपने मुंह में डाल लिया। गोलियां मुंह में जाते ही शिवम ने महसूस किया कि उसके शरीर की ऊर्जा और ताकत फिर से अपने पीक पर आ गई। उसके दंतियन में स्पिरिचुअल एनर्जी भी भरपूर हो गई। होंडवू, शायद तुम्हें नहीं पता कि मैं एक एल्केमिस्ट, एक औषधिकार और एक डॉक्टर भी हूँ, शिवम ने तंज कसते हुए कहा। होंडवू का चेहरा अचानक बदल गया। बेशक उसे पता था कि शिवम एक औषधिकार है, क्योंकि उसने सिद्धार्थ से सुना था कि शिवम मेडिकल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाला है। लेकिन होंडवू को नहीं पता था कि शिवम ऐसी अजीब चीज बना सकता है। आज जा होंडवू, अब इसको खत्म करने का वक्त है, शिवम ने ठंडे लहजे में कहा। होंडवू ने दांत पीसते हुए ठंडे स्वर में कहा, तो क्या अगर तुम्हारे पास सेंटली बॉडी टेक्निक है? मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे, एक इनर स्ट्रेंथ पास्ट मास्टर को, हरा सकते हो। शिवम ने समय देखा और धीरे से बोला, काफी रात हो रही है। अगर मैं अब आराम नहीं करूंगा तो शायद मैं अपने पीक कंडीशन में नहीं रह पाऊंगा। होंडवू, चलो जल्दी से विजेता तय करते हैं, शिवम ने ठंडे लहजे में कहा। फिर शिवम के शरीर की हल्की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। ये देखकर होंडवू खुशी से उछल पड़ा। क्या ये इतनी जल्दी खत्म हो गया? हा, शिवम, मुझे पता था तुम झूठ बोल रहे हो। तुम 5 मिनट भी नहीं टिक पाए। होंडवू पागलों की तरह हंसा। सचमुच। लेकिन अगले ही पल होंडवू की हंसी रुक गई। शिवम के शरीर की हल्की सुनहरी रोशनी एक जगह जमा हो गई, जो थी शिवम की मुट्ठी। इस पल शिवम की मुट्ठी सूरज की तरह चमक रही थी। ये क्या है? होंडवू के चेहरे पर डर का भाव आ गया। उसे कभी नहीं लगा था कि एक पुराना इनर स्ट्रेंथ पास्ट मास्टर होने के बावजूद उसे इस पर डर लगेगा। इसे कहते हैं होली फिस्ट। जब इसे अपने पीक पर कल्टीवेट किया जाता है तो ये सूरज और चांद को भी नष्ट कर सकता है, शिवम ने बेफिक्री से कहा। बकवास, तुमने बहुत सारी नॉवेल पढ़ ली। सूरज और चांद नष्ट करना, होंडवू ने गाली देते हुए कहा। शिवम ने सिर हिलाया। उसे पता था कि ये समझना मुश्किल है, लेकिन ये इनहेरिटेंस में लिखा था। होंडवू, तुम इस पंच से जरूर मरोगे, शिवम ने ठंडे लहजे में कहा। हा, तुम ब्लफ कर रहे हो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने ताकतवर हो। होंडवू ने गहरी सांस ली और अपनी आंतरिक ऊर्जा को समायोजित किया। फिर उसने गंभीर चेहरा लिए शिवम को देखा। वूश, अगले ही पल शिवम अचानक गायब हो गया और पलक झपकते होंडवू के सामने प्रकट हुआ।
फिर उसकी मुट्ठी, जो सूरज और चांद की तरह चमक रही थी, ने हवा में एक चाप बनाया और होंडवू की तरफ बढ़ा। धम! इस पल ऐसा लगा जैसे कोई बम फट गया हो। होंडवू के पैरों के नीचे की जमीन सीधे ढह गई। धूल ने उनकी नजरों को ढक लिया और हर कोई उत्सुकता से नतीजा देखने की कोशिश कर रहा था। होंडवू इसे झेल लेगा ना? बिल्कुल। होंडवू एक पुराना इन स्ट्रेंथ पास्ट मास्टर है। वो पुणे में बहुत बड़ा नाम है। हाँ, ये सही है। भले ही शिवम काफी ताकतवर है, लेकिन वो बहुत जवान है और उसका अनुभव कम है। सबकी अपनी अपनी राय थी, लेकिन ज्यादातर लोग होंडवू के पक्ष में थे। आखिरकार धूल धीरे धीरे बैठी। एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वो कौन है? क्या वो होंडवू है? नहीं, वो होंडवू की आकृति नहीं लगती। ये शिवम है। मैंने उसे देखा। वो नौजवान है जिसे शिवम कहते हैं। धूल के नीचे होंडवू के कपड़े फट चुके थे और उसका शरीर घावों से भरा था। वो जमीन पर गिरा था और उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। शिवम ठंडे चेहरा लिए होंडवू के सामने खड़ा था। तुम वाकई नहीं मरे? शिवम ने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए कहा, जैसे वो नतीजे से खुश नहीं था। होंडवू ने मुंह खोला और मुश्किल से बोला, मुझे बख्श दो। मैं मरना नहीं चाहता। तुम्हें बख्श दूं? तुम्हें मेरी जान लेने की कोशिश करने से पहले नतीजे के बारे में सोचना चाहिए था, शिवम ने ठंडे लहजे में कहा। होंडवू ने दर्द में कहा, मैं तुम्हें एक अश्वगंधा दे सकता हूँ। टॉप ग्रेड अश्वगंधा? सचमुच? शिवम ने भौहें उठाईं। लेकिन मैं तुम्हें मारकर भी इसे ले सकता हूँ। मुझे मत मारो प्लीज। होंडवू के चेहरे पर डर भरा था। शिवम ने होंडवू को देखा, जैसे वो सोच रहा हो। ठीक है, मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। शिवम ने गहरी सांस ली। याद रखना, अश्वगंधा मुझे खुद ला कर देना, शिवम ने ठंडे लहजे में कहा। होंडवू ने तुरंत राहत के साथ सिर हिलाया, जैसे उसे माफी मिल गई हो। शिवम ने और देर नहीं की। वो पलटकर एक टैक्सी में चला गया। टैक्सी में बैठते ही शिवम और टिक नहीं पाया। वो सीट पर ढह गया और उसे लगा जैसे उसमें हिलने की भी ताकत नहीं बची। अगर सैंटली बॉडी टेक्निक के साइड इफेक्ट्स न होते तो मैं तुम्हें कैसे बख्श देता? शिवम ने ठंडे लहजे में बुदबुदाया। उसके पास अभी होंडवू को मारने की ताकत नहीं थी, इसलिए उसने बस हालात का फायदा उठाया। दोस्तों, ये एपिसोड यहीं तक था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं ताकि हमें प्रेरणा मिले और हम अगला एपिसोड जल्दी से जल्दी ला सकें। इस कहानी के बारे में अपने कमेंट्स में राय दें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई या